Hi, welcome everyone. Thank you for joining us today. आज का सेशन किस्से कहानियों का इस्मत आपा के सालगिरह की खुशी में है। हमें से बहुत लोग इस्मत आपा और उनके काम से, उनकी दिलेरी से वाकिफ हैं, मगर कुछ लोग जो शायद नहीं जानते या कम जानते, उनके लिए मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बता दूं। आज यानी 21 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ बदायूं में। उनका नाम रखा गया था इस्मत खानम, और उनको घर पे चुन्नी बुलाते थे। बाद में इस्मत चुगताई के नाम से वो जानी जाने लगी। इनफैक्ट किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चंगेज खान के दो लड़के थे, हलाकू और चुगताई, और अपेरेंटली हलाकू जो था वो तलवार का धनी था और चुगताई जो था वो कलम का धनी था। और इनकी लीनियज वहाँ चुगताई से, जो कलम का धनी बेटा था, वहां से उनकी लीनियज शुरू होती है। और इनफैक्ट मैं आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी और मैंने जाना कि उनको लेडी चंगेज खान भी बुलाते थे, और क्यों ना हो, उन्होंने लिखा ही ऐसा है, दिलेरी वाला। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, और इसके अलावा अपनी नौकरी की जिंदगी में जोधपुर की एक स्कूल में प्रिंसिपल थी, बरेली के एक और स्कूल में हेड टीचर थी। फिर जब बम्बई आई तो यहाँ के एक म्यूनिसिपल स्कूल में वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के हिसाब से कुछ दिन नौकरी करती रही। 1942 में फिल्म मेकर शाहिद लतीफ से उनकी शादी हो गई, दो बेटियां हुई, और 1975 में उनको पद्मश्री भारत सरकार ने दिया। उनकी कहानियां, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारी लिखी हैं, उन्होंने उपन्यास लिखे, उन्होंने नाटक लिखे, उन्होंने फिल्मों की कहानी लिखी, डायलॉग्स लिखे, मतलब अनगिनत काम किया। और समाज के उस समय में जब आज से भी ज्यादा बदतर हालत थी औरतों की, समाज की, उस वक्त उन्होंने बड़ी दिलेरी से, बड़े निडर होकर अपनी कलम चलाई और अपनी सारी बात कलम के माध्यम से कही। हमारे साथ आज 4 दिग्गज लोग हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, अभिनेता हैं। चलिए पहले उनसे मिलते हैं और फिर हमारी कहानी का दौर शुरू करते हैं। तो आप सबका परिचय करा दूं। रविंद्र रंधावा, अंबर सिंह, यासिर इफ्तिखार, हाय आदाब, और कौकब। तो हम शुरू करते हैं यासिर भाई से। यासिर भाई, आपका थोड़ा सा मैं, तो यासिर इफ्तिखार खान अभिनेता हैं, लेखक हैं और आरजे भी रह चुके हैं। पिछले 10 वर्षों से थिएटर कर रहे हैं। सलीम आरिफ, सुनील शानबाग, भानु भाटी जैसे शख्सियत के साथ काम कर चुके हैं। श्याम बेनेगल की एक वेब सीरीज संविधान में उन्होंने अच्छी खासी भूमिका अदा की है। चुपके चुपके मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव के डायलॉग्स लिखे हैं। मैंने पहली बार इनको मंटो नामक एक प्ले में मंटो की भूमिका करते हुए देखा था, पृथ्वी में, एंड आई वाज एब्सोल्युटली फ्लॉर्ड। बहुत ही उम्दा अभिनय था। तो वहां से मैं इनको जानती हूँ। एंड गेस व्हाट, इनसे पूछा जाए कि वो अभी कहाँ बैठे हैं और कहाँ से, उनका उनका गांव क्या है और वो कहाँ है, यासिर भाई बताएं। जी। मैं इस वक्त बदायूं में हूँ, जो कि इस्मत चुगताई साहिबा का आवाई वतन था, वहां से ताल्लुक था उनका। ये एक इत्तेफाक है, लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ आया था और इस वक्त यहाँ पर हूँ और ये मौका मिला। इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। जी मुझे भी ये अभी 15 मिनट पहले ही पता चला कि ये बदायूं में बैठे हैं, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ग्रेट। जी। तो आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं? मैं इनकी एक बहुत मशहूर कहानी है, बिच्छू फुप्पी।
बिल्कुल। तो वो आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। चलिए फिर चलते हैं। जब पहली बार मैंने इन्हें देखा तो वो रहमान भाई के पहले मंजिले की खिड़की में बैठी लंबी लंबी गालियां और कोसने दे रही थी। ये खिड़की हमारे सहन में खुलती थी और कानूनन इसे बंद रखा जाता था क्योंकि पर्दे वाली बीवियों का सामना होने का डर था। रहमान भाई रंडियों के जमादार थे। कोई शादी ब्याह खतना बिस्मिल्लाह की रस्म होती तो रहमान भाई औने पौने इन रंडियों को बुला लेते और गरीब के घर में भी वहीद जान मुश्तरी बाई और अनवरी कहरवा नाच जाती। मगर मोहल्ले टोले की लड़कियां बालियां इनकी नजर में सगी मां बहनें थी। इनके छोटे भाई बुंदू और गेंदा आए दिन ताक झांक के सिलसिले में सरपटौल किया करते थे। वैसे रहमान भाई मोहल्ले की नजरों में कोई अच्छी हैसियत नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बीवी की जिंदगी में ही अपनी साली से जोड़ तोड़ कर लिया था। इस यतीम सी साली के बहन के सिवा कोई न था और दिन भर अपनी बहन के यहाँ पड़ी रहती थी, उसके बच्चे पालती थी। बस दूध पिलाने की कसर थी, बाकी सारा गूमूत तो वही करती थी। फिर एक दिन किसी नकचड़ी ने इस बहन को बच्चे के मुंह में छाती देते हुए देख लिया। भांडा फूट गया और पता चला कि बच्चों में आधे बिल्कुल खाला की शक्ल पर गए हैं। घर में रहमान भाई की दुल्हन चाहे बहन की बहुत दुर्गत बनाती हो, लेकिन कभी पंचों के सामने इकरार न किया। यही कहती थी, जो कुंवारी को कहेगा उसके दीदे घुटनों के आगे आएगा। हाँ, हर वक्त बर की तलाश में सूखा करती थी। अब इस कीड़े लगे कबाब को कहां बढ़ जुड़ता। एक आंख में बड़ी सी कौड़ी फली थी, पैर भी जरा छोटा था, कूला दबा के चलती थी। सारे मोहल्ले से एक अजीब तरीके का बाइकआउट हो चुका था। रहमान भाई से काम पड़ता तो लोग धौंस जमा दिया करते थे कि मोहल्ले में रहने की इजाजत दी है, यही थोड़ा है। बस रहमान भाई इसी को अपनी इज्जत अफजाई समझते थे। यही वजह थी कि वो हमेशा रहमान भाई की खिड़की में बैठकर तूल तवील गालियां दिया करती थी, क्योंकि बाकी मोहल्ले के लोग तो अब्बा से दबते थे। मजिस्ट्रेट से कौन पंगा मोल लेता। उस दिन पहली बार मुझे मालूम हुआ कि ये हमारी इकलौती सगी फुप्पी बादशाही खानम है और ये लंबी लंबी गालियां हमारे ही खानदान को दी जा रही हैं। अम्मा का चेहरा फक था। वो अंदर कमरे कमरे में सहमी बैठी थी, जैसे बिच्छू फुप्पी की आवाज इन पर बिजली बनकर टूट पड़ेगी। छठे माहे इस तरह बादशाही खानम रहमान भाई की खिड़की पर बैठकर हकारती और अब्बा मियां इनसे जरा सी आड़ लेकर मजे से आराम कुर्सी पर अखबार पढ़ते और मौका महल पर किसी लड़के बाले के जरिए कोई ऐसी बात जवाब में कहवा देते कि फुप्पी बादशाही फिर से शताबियां बकने लगती। हम लोग सब खेलकूद छोड़कर, पढ़ना लिखना छोड़कर सहन में गुच्छा बनाकर खड़े हो जाते और मुड़ मुड़कर अपनी प्यारी फुप्पी के कोसने सुना करते थे। जिस खिड़की में वो बैठती थी, वो इनके तूलो तवील जिस्म से लबालब भरी हुई होती थी। अब्बा मियाँ से इतनी हमशक्ल थी कि जैसे वही मूछें उतार कर दुपट्टा ओढ़ कर बैठ गए हों। और बावजूद कोसने और गालियां सुनने के हम लोग बड़े इत्मीनान से इन्हें तका करते थे। बादशाही फुप्पी हमेशा सफेद कपड़े पहना करती थी। जिस दिन फूफा मसूद अली ने मेहतरानी के संग कलियां करना शुरू कर दी थी, फुप्पी ने बट्टे से सारी चूड़ियां तोड़कर रंगा दुपट्टा उतार कर उसी दिन से उन्हें मरहूम यानी कि मरा हुआ कहना शुरू कर दिया था। मेहतरानी को छूने के बाद उन्होंने वो हाथ पैर अपने जिस्म को नहीं लगाने दिए। वो मेरी अम्मा अपने जवान भाइयों के सामने, बच्चों के सामने ये गालियां सुनती तो ऐसे बिसुर बिसुर के रोती कि हम इनकी मार फरामोश कर देते और इन पे प्यार आने लगता। हाँ, अब्बा ये गालियां सुनकर थोड़ा सा गंभीर हो जाते और उनकी आंखों में परियां नाचने लगती। वो बड़े प्यार से नन्हे भाई के जरिए कहलवा देते, क्यों पुप्पी, आज क्या खाया है? तेरे मियाँ का कलेजा। इस बेतुके जवाब से फुप्पी जलकर मुरंडा हो जाती और फिर अब्बा जवाब दिलवाते, अरे फुप्पी, जभी तो मुंह में बवासीर हो गई है, जुलाब लो जुलाब। वो मेरे नौजवान भाई की मचमचाती लाश पर कौओ चीलों की दावत देने लगती और मेरी अम्मा कानों में उंगलियां दबाकर बुदबुदाती, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। अब्बा फिर उकसाते। नन्हे भाई पूछते, फुप्पी बादशाही, मेतरानी फुप्पी का मिजाज तो अच्छा है। और हमें डर लगता कि कहीं फुप्पी जो है खिड़की से कूद फान न कर दे। अरे जा सपोले, मेरे मुंह ना लग, नहीं तो जूती से मुंह मसल दूंगी।
ये बुड्ढा अंदर बैठा न जाने लौंडों को क्या सिखा रहा है। अरे मुगल बच्चा है तो सामने आकर बात कर। रहमान भाई, ओ रहमान भाई, इस बौरानी कुतिया को संख्या क्यों नहीं खिला देते? अब्बा के सिखाने पर नन्हे भाई डरते डरते ये बोलते थे। हालांकि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि आवाज उनकी है मगर अल्फाज अब्बा मियाँ के हैं, लिहाजा गुनाह नन्हे मियाँ की ही जान पर होगा। मगर फिर भी बिल्कुल अब्बा की शक्ल की हूबहू जैसी फुप्पी की शान में कुछ कहते हुए उन्हें पसीने आ जाते थे। कितना जमीन आसमान का फर्क था हमारे ननिहाल और ददियाल में। ननिहाल वाले हकीमों की गली में रहते थे और ददियाल वाले बानो कटरे में। ननिहाल वाले सलीम चिश्ती के खानदान से थे, जिन्हें मुगल बादशाह ने मुर्शद का मर्तबा देकर निजात का रास्ता पहचाना। हिंदुस्तान में इन्हें बसे अरसा गुजर चुका था, रंगतें सांवली हो चुकी थीं, नुकूश बिल्कुल नर्म हो गए थे, मिजाज ठंडे हो गए थे। और ददियाल वाले बाहर से आने वालों की आखिरी खेप में से थे। जहनी तौर पर अभी तक घोड़ों पर सवार मंजिलें मार रहे थे, खून में लावा दहक रहा था। खड़े खड़े तलवार जैसे नुकूश, लाल फिरंगियों जैसे मुंह, गोरिल्लों जैसी कदोकामत, शेरों जैसी गर्जदार आवाजें और शहतीर जैसे हाथ पांव। और ननिहाल वाले नाजुक हाथ पैरों वाले, शायराना तबीयत की, धीमी सी आवाज में बोलचाल के आदी, ज्यादातर हकीम आलिम मौलवी थे। जबी मोहल्ले के नाम हकीमों वाली गली पड़ गया था। कुछ कारोबार में भी हिस्सा लेने लगे थे, शालवाफ, जरदोज, अत्तार वगैरह बन चुके थे। हालांकि मेरी ददियाल वाले ऐसे लोगों को कुंजड़े कसाई ही कहा करते थे, क्योंकि वो ज्यादातर फौज में थे। वैसे मार धाड़ का शौक अभी तक गया नहीं था। कुश्ती, पहलवानी, तैराकी में नाम पैदा करना, पंजा लड़ाना, तलवार और पुट्टे हाथों में दिखाना, और चौसर पच्चीसी जो मेरी ननिहाल के पसंदीदा खेल थे, उन्हें हिजड़ों का खेल समझना। कहते हैं कि जब आतिशफिशा पहाड़ फटता है तो लावा वादी की गोद में उतर आता है। शायद यही वजह थी कि मेरी ददियाल वाले ननिहाल वालों की तरफ खुद ब खुद खिंचे आ गए थे। ये मेल कब और कैसे शुरू हुआ, ये सब शजरे में लिखा है, मगर मुझे ठीक से याद नहीं। मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे, दादियां भी इसी खानदान से ताल्लुक रखती थी, मगर एक छोटी सी बहन बिन ब्याही थी। न जाने क्यों कर वो शेखों में ब्याह दी गई। शायद मेरी अम्मा के मेरे दादा ने मेरे दादा पर कोई जादू कर दिया था। उन्होंने अपनी बहन बकौल फुप्पी बादशाही कुंजड़े कसाईयों में दे दी। अपने मरहूम शौहर को गालियां देते वक्त वो हमेशा अपने बाप को कब्र में चैन न मिलने की बद्दुआएं किया करती थी, जिन्होंने चुगताई खानदान की मट्टी पलीद कर दी थी। मेरी फुप्पी के 3 भाई थे, मेरे ताया, मेरे अब्बा और मेरे चचा। 2 बड़े भाई थे उनसे और चचा सबसे छोटे थे। 3 भाइयों की एक लाडली बहन, हमेशा एक नखरीली और तुनक मिजाज थी। वो हमेशा तीनों पर रौब जमाती और लाड करवाती। बिल्कुल लौंडों की तरह पली थी। शेर सवारी, तीर अंदाजी, तलवार चलाने में भी खासी मश्क थी। वैसे तो फैल फाल का ढेर मालूम होती थी, मगर पहलवानों की तरह सीना तान कर चलती थी, और सीना था भी 4 औरतों बराबर। अब्बा मजाक में अम्मा को छेड़ा करते थे, बेगम बादशाही से कुश्ती लड़ोगी? आए मेरी तौबा, आलिम फाजिल की बेटी हूं, मेरी अम्मा कान पर हाथ धरकर कहती, और वो नन्हे भाई से पैगाम फुप्पी को पहुंचवा देते। हमारी फुप्पी से लड़ोगी अम्मा? हाँ हाँ, बुला अपनी अम्मा को, आ जाए खम ठोक के। अरे उल्लू ना बना दिया तो मिर्जा करीम बेग की औलाद नहीं, बाप का नुतफा है तो बुला, बुला मुल्ला जादी को। मेरी अम्मा अपना लखनऊ का बड़े पांचों का पैजामा समेट कर कोने में दुबक जाती। बादशाही फुप्पी दादा मियां बादशाही फुप्पी दादा मियां गंवार थे ना, बड़े नाना जान इन्हें आमदनामा पढ़ाते थे ना। हमारे परनाना के दादा जान ने कभी दादा को कुछ पढ़ा दिया होगा, लेकिन अब्बा मियां छेड़ने के लिए इसी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते। अरे वो इस तंजे का ढेला क्या पढ़ाएगा मेरे बाबा को, मुजाविर कहीं का, हमारे टुकड़ों पे पलता था वो। ये सलीम चिश्ती और अकबर के रिश्ते से हिसाब लगाया जाता था। हम लोग यानी चुगताई अकबर बादशाह के खानदान से थे, जिन्होंने मेरी ननिहाल के सलीम चिश्ती को पीरो मुर्शिद कहा था। मगर फुप्पी कहती थी, खाक पीरो मुर्शिद की दुम, मुजाविर थे मुजाविर। 3 भाई थे, मगर तीनों से लड़ाई हो चुकी थी, और वो गुस्सा होती तो तीनों की धज्जियां बिखेर कर रख देती। बड़े भाई अल्लाह वाले थे, उन्हें हिकारत से फकीर और भिकमंगा कहती थी। हमारे अब्बा गवर्नमेंट सर्विस में थे, इन्हें गद्दार और अंग्रेजों का गुलाम कहती थी। क्योंकि मुगल शाही अंग्रेजों ने खत्म कर डाली, वरना आज मरहूम पतली दाल खाने वाले जुलाहे यानी मेरे फूफा के बजाय
वो लाल किले में ज़ेबुन्निसा की तरह अरब गुलाब में गुस्ल फरमाकर किसी मुल्क के शहंशाह की मलका बनी बैठी होती। तीसरे यानी मेरे बड़े चचा 10 नंबर के बदमाशों में से थे और सिपाही डरता डरता मजिस्ट्रेट भाई के घर इनकी हाजिरी लेने आया करता था। उन्होंने कई कत्ल किए थे, डाके डाले थे, शराब और रंडीबाजी सब में उनकी मिसाल आप थी। मगर वो उन्हें डाकू कहा करती थी, जो उनके करियर को देखते हुए थोड़ा फुसफुसा सा लफ्ज था। मगर जब वो अपने मरहूम शौहर से गुस्सा करती तो कहती, मुंह जले निगोड़ी नहाटी नहीं हूं, 3 भाइयों की इकलौती बहन हूं। उनको खबर हो गई ना तू दुनिया का ना रहेगा तू। और अगर छोटे ने सुन लिया तो पल भर में अतड़ियां निकाल देगा। डाकू है डाकू, इससे बच गया तो मजला मजिस्ट्रेट है, तुझे जेल में सड़ा देगा, सारी उम्र चक्कियां पिसवाएगा। और उससे बच गया तो बड़ा वाला अल्लाह वाला है, तेरी आकबत खाक में मिला देगा। देख मुगल बच्ची हूं, तेरी अम्मा की तरह शेखानी फतानी नहीं हूं। मगर मेरे फुप्पा अच्छी तरह जानते थे कि तीनों भाई इन पर रहम खाते हैं और वो बैठे मुस्कुराते रहते हैं। वही मीठी मीठी जहरीली मुस्कुराहट जिसके जरिए मेरे ननिहाल वाले ददिहाल वालों को बरसों से जलाते आए थे। हर ईद बकरीद को मेरे अब्बा बेटों को लेकर ईदगाह से सीधे फुप्पी अम्मा के घर जाते, जहां वो सारी ननिहाल के छितड़े बखेर देती। सिवैयां खाकर ईदी देते तो वो फौरन जमीन पर फेंक देती, अपने सालों को देना, वही तेरी रोटियों पे पलते हैं। और अब्बा चुपचाप चले आते। वो जानते थे कि फुप्पी बादशाही वो रुपये घंटों तक आंखों से लगाकर रोती रहेंगी। भतीजों को आड़ में बुला के ईदी देती थी। हरामजादो, अगर अब्बा अम्मा को बताया तो बोटियां काट के कुत्तों को खिला दूंगी। लेकिन अब्बा अम्मा को मालूम था कि लड़कों को कितनी ईदी मिलती है। अगर किसी ईद पर किसी वजह से अब्बा मियां ना जा पाते तो पैगाम पर पैगाम आते। नुसरत खानम बेवा हो गई क्या? चलो अच्छा हुआ, मेरा कलेजा ठंडा हुआ। बुरे बुरे पैगाम शाम तक आते ही रहते और फिर वो खुद रहमान भाई के कोठे पर आकर गालियां बरसाने लगती। एक दिन ईद की सवैयां खाते खाते कुछ गर्मी की वजह से जी मालिश करने लगा तो अब्बा मियां को उल्टी हो गई। लो बादशाही खानम, कहा सुना माफ करो, हम तो चले। अब्बा मियां ने कराह कर आवाज बनाई तो पुप्पी लश्तम पश्तम पर्दा फेंक कर कूदती हुई निकल आई। अब्बा को शरारत से हंसता देखकर उल्टे पांव कोसती हुई लौटी। तुम आ गई बादशाही, तो मलिकुल मौत भी घबरा कर भाग गए, वरना आज तो हम खत्म ही हो जाते। अब्बा ने कहा। न पूछे फुप्पी ने कितनी वजनी कोसने दिए। उन्हें खतरे से बाहर देखकर बोली, अल्लाह ने चाहा तो बिजली गिरेगी, नाली में दम तोड़ोगे, कोई मैयत को भी कांधा न लगाएगा तुम्हारी। अम्मा इनकी भतीजी भी थी। फुप्पी को असल में भाई से ही बैर था, बस उनके नाम पर आग लग जाती थी। वैसे कहीं अब्बा के बगैर अगर अम्मा नजर आ जाती तो गले से लगाती, प्यार करती और नच्छो नच्छो कहती, बच्चे तो ठीक है ना। वो बिल्कुल भूल जाती थी कि बच्चे उसी बज़ात भाई के हैं जिसे वो अजल से अबद तक कोसती रहेंगी। अम्मा इनकी भतीजी भी थी। कई बार उन्होंने इसी रिश्ते से उन्हें गले लगाया। मरते दम तक भाई बहन में मेल ना हो सका। जब अब्बा मियां पर फालिज का चौथा हमला हुआ तो और बिल्कुल ही वक्त आ गया तो उन्होंने फुप्पी बादशाही को कहलवा भेजा। बादशाही खानम, हमारा आखिरी वक्त आ गया है, दिल का अरमान पूरा करना हो तो आ जाओ। न जाने इस पैगाम में क्या तीर छुपे थे। भैया ने फेंके और बहनिया के दिल में तराजू हो गए। हिल हिलाती, छाती कूटती, सफेद पहाड़ की तरह भौचाल लाती हुई बादशाही खानम द्योड़ी पर आ उतरी, जहां अभी तक उन्होंने कदम नहीं रखा था। लो बादशाही, तुम्हारी दुआ पूरी हो गई। अब्बा तकलीफ में भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें अभी भी जवान थी। फुप्पी बादशाही बावजूद सफेद बालों के अभी भी मुन्नी सी बिच्छू लग रही थी, जो बचपन में भाइयों से मचल कर बात मनवा लिया करती थी। इनकी शेर जैसी खुर्राहट आंखों में एक मेमने जैसी मासूम आंखों की सहमी हुई हंसी थी। बड़े बड़े आंसू इनके सफेद संगमरमर से चट्टान जैसे गालों पर बह रहे थे। हमें कोसो बच्चू भी, अब्बा ने प्यार से कहा। मेरी अम्मा ने सिसकते हुए बादशाही खानम से कोसने की भीख मांगी। या अल्लाह, या अल्लाह, उन्होंने गरजना चाहा मगर कांप कर रह गईं। या अल्लाह, मेरी उम्र मेरे भैया को दे दे, या मौला मेरे रसूल का सदका। वो इस बच्चे की तरह झुंझला कर रो पड़ी जिसे सबक याद न हो। सबके मुंह फक हो गए। अम्मा के पैरों का दम निकल गया। या खुदा,
आज बच्चों फुप्पी के मुंह से भाई के लिए एक कोसना भी ना निकला। सिर्फ अब्बा मियां मुस्कुरा रहे थे, जैसे इनके कोसने सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे। सच है, बहन के कोसने भाई को नहीं लगते, वो माँ के दूध में डूबे हुए होते हैं। ये है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू। जी, ये है कहानी। बहुत खूब। तो यासर, आपने ये कहानी क्यों चुनी? ये कहानी दरअसल इसमें बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो मुझे बहुत मैंने देखे हैं बचपन में, बिकॉज़ ये बधाई, और मुझे बाद में जब पता चला इनका ताल्लुक बधाइयों से, तभी मुझे लगा कि मैं इनके कैरेक्टर्स को इतना रिलेट क्यों कर पाता हूँ। ये बात मुझे समझ में आई। आपने आप कुछ अपना बताइए, इस्मत आपा के साथ आप कितना उनको जानते हैं? जी, मैं दरअसल रेडियो में काम कर रहा था, और मैं रेडियो छोड़कर जब पहली बार बॉम्बे आया थिएटर करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, तो सबसे पहला जो प्ले मैंने देखा नसीर साहब का, इस्मत आपा के नाम। तो उन्होंने इसके इंट्रोडक्शन में एक बात कही कि ये कुछ ऐसे राइटर हैं हमारे हिंदुस्तान के, मंटू और अस्मत, जिनके अफसाने दुनिया के किसी भी बेहतरीन अदब से मुकाबला कर सकते हैं, उन्हें आंखें दिखा के बात कर सकते हैं। और फिर जब मैंने ये अफसाने पढ़े, तो मैं वाकई इस बात की गवाही दे सकता हूँ, और मुझे लगा। तो ये मेरा पहला कनेक्शन था इनसे। उसके बाद हमने भी कई कहानियां रीडिंग सेशंस में और प्ले में पढ़ी। तो एक फिर मुझे पता चला ये बधाइयों से हैं, तो वो और भी कनेक्शन बढ़ गया, और फिर इन्होंने भी अलीगढ़ में तालीम हासिल की, मैंने भी अलीगढ़ में तालीम हासिल की। तो कहीं न कहीं एक कनेक्शन मेरा इस्मत से ही है। बहुत अच्छे। हम अब आगे बढ़ेंगे और इस जी। बीच-बीच में हम बात करते रहेंगे इस्मत चुगताई के बारे में। हम चलते हैं अंबर सलीम की तरफ। अम, अंबर सलीम सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से हैं। थिएटर में डिप्लोमा और 15 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इब्ता सहारनपुर जामिया के थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े रहे हैं। आजकल लेखन का काम कर रहे हैं, और इनका एक हुनर जो मेरे मतलब का है, वो है इनका नया फूड चैनल, यखनी पुलाव, या फिर कीमे की तहरी, या फिर कैसे गरम मसाला घर पे तैयार किया जाए। ये अगर आप देखेंगे तो आपकी जीभ जो है लपलपाए बिना नहीं रह पाएगी। तो ये क्या, खाना पकाने का शौक कहाँ से आया? दरअसल लॉकडाउन जो है वो बहुत खाना पकवा रहा था, तो जब उसने बहुत पकवाया तो मैंने कहा चलो अब लोगों को पकाना शुरू कर दें। और एक तीर से दो तीर शिकार कर लें। एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। तो शुरू कर दिया। नहीं मतलब खाना, मैं घर से बाहर निकल गए थे 12th करते ही दिल्ली, और फिर दिल्ली से मुंबई, पहले बम्बई था जब आए थे। तो बस हालात ने भाई कहाँ कहाँ किधर किधर जाएंगे, खुद ही बनाएंगे और खाएंगे। तो बनाने खाने के अंदर ये जो है एक शौक अब कहीं होगा ही शायद, तो वो पैदा हो गया, और फिर होते होते फिर और दिलचस्पी बढ़ने लगी, और लोगों को खिलाया बनाकर यार दोस्तों को, तो उन्हें मजा आने लगा। तो फिर लोग दावत पे नहीं बुलाते थे, बनाने के लिए बुलाते थे। खुद को तो ये दावत। मुश्किल हो गई थी। तो मैंने कहा उस मुश्किल से निजात पाने के लिए मैंने कहा जो है रेसिपी बना के उनके घर भेज दो, भाई बना लो आप। बहुत अच्छी बात है। तो आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं? मैं सुना रहा हूँ सास। चलिए। तो सूरज कुछ ऐसे जाविये पर पहुंच गया कि मालूम होता था कि 6-7 सूरज हैं जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में ही गर्मी और रोशनी पहुंचाने पर तुले हुए हैं। 3 दफा खटोली धूप के रुख से घसीटी, और हेलो वो फिर पैरों पर धूप, और जो जरा ऊँगने की कोशिश की तो धमाधम और ठट्टों की आवाज छत पर से आई। खुदा गारत करे प्यारो पीटी को, सास ने बेहया बहू को कोसा, जो मोहल्ले के छोकरों के संग छत पर आंख मिचोली और कबड्डी अड़ा रही थी। दुनिया में ऐसी बहुएं हों तो कोई काहे को जिए। ए लो दोपहर हुई
और लाडो चढ़ गई कोठे पर। जरा जरा से छोकरे और छोकरे का दिल आन पहुंचा, फिर क्या मजाल है जो कोई आंख झपका सके। बहू के बुढ़िया ने बलगम भरे हल्क को खड़खड़ाकर कहा, अरे ओ बहू जी आई। बहू ने बहुत सी आवाजों के जवाब में कहा और फिर वही धमाधम जैसे खोपड़ी पर भूत नाच रहे हूं। अरे तू आ चुप, खुदा समझे तुझे। और धम धम छन छन करती बहू सीढ़ियों पर से उतरी और उसके पीछे कुत्तों की टोली, नंगे आधे नंगे, चेचक मुंह दाग, नाक के सुड़ सुड़ाते कोई 15 बच्चे, खी खी खौ खौ खी खी, सब के सब खंभों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। इलाही, या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे दे या मेरी मिट्टी अजीज कर ले। ना जाने ये उठाए गिर कहां से मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिए हैं जन जन के हमारी छाती पर मूंग दलने को, और न जाने क्या क्या। पर बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को घूंसे दिखाते रहे। मैं कहती हूं तुम्हारे घरों में क्या आग लग गई है जो। वाह, तुम तो मर गई थी, बहू ने बशरिया के कोहनी का टहोका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी तरफ मुखातिब समझकर तिलमिला उठी। झाड़ू फेरूं तेरी सूरत पर, मरे तेरे होशे सोते तेरे। माँ, हम तुम्हें कब कह रहे थे, बहू ने लाड से ठनक कर कहा। मगर बुढ़िया कोसे गई और बच्चों को तो ऐसा आड़े हाथों लिया कि बेचारों को मुंह चिढ़ाते भागते ही बनी, और बहू फसकुड़ा मारकर बैठ गई। दुनिया जहां में किसी की बहू बेटियां यूं लौंडों के साथ कड़कड़े लगाती होंगी, दिन है तो लौंडियारा, रात है तो। सास तो जिंदगी से तंग थी। गुनगुन गुनगुन बहू मिनमिनाई और तोते के पिंजरे में पंखे में से तिनके निकाल निकाल कर डालने लगी। टे टे, तोता चिंघाड़ा। खाक पड़े, अब ये तोते को क्यों खाए लेती है, सास घूर रही। तो ये बोलता क्यों नहीं, बहू ने जवाब दिया। तेरी बला से नहीं बोलता, तेरे बाप का खाता है, सास ने पहलू बदलकर कहा। हम तो उसे बुलाएंगे, बहू ने इठलाकर तोते के पंजे में तिनका कांच कर कहा। आए आए, मैं कहती हूँ तेरा पता ही पिघल गया, अब हटती है वहां से कि लगाऊं, बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदल कर कहा। और जब बहू ने सिंगाया तो कठाली की शक्ल की जूती उठाकर ऐसे ताक कर मारी कि वो घंडोची के नीचे सोए हुए कुत्ते के लगी, जो बिलबिलाकर भागा, और बहू खिलखिलाकर हंसने लगी। बुढ़िया ने दूसरी जूती संभाली और बहू खंबे की आड़ में। आने दे असगर के बच्चे को। बच्चा, बहू को बच्चे के नाम पर बजाय शर्माने के हंसी दबानी पड़ी। थू है तेरे जन्म पर, ये और क्या, बच्चा भी आज को हो जाता जो कोई भागवान आई, जिस दिन से कदम धरा घर का घरवा हो गया। बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झकोल डाला। मैं कहती हूँ ये तोते की जान क्यों आ गई है, तोते की जान को क्यों आ गई है। तो ये बोलता क्यों नहीं, हम तो उसे बुलाएंगे। बुढ़िया जलकर कोला हो गई। यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है कि दूसरी ना लाऊं तो नाम नहीं। धूप ढलकर घड़ौची और वहां से कंडेली पर पहुंची। सास बड़बड़ाती रही। मुंह नफकते बेटी को क्या क्या जहेज दिया था, एवा कुर्बान जाई, खोली कड़े और मुलम्मा की बालियां, और तो हम क्या करें। बहू फूड़ पने से बड़बड़ाई और खटोली पर पसर कर लेट गई। और वो एल्युमिनियम के जमाई लेकर बुढ़िया ने पिटारी पर सर रखकर जरा टांगे फैलाकर कहा। और फिर सोने से पहले वो समधनों के घुटने पे से घुसे हुए गुल बदन के पाजामों, फीके जर्दे और घुने हुए पाइयों वाले जहेज के पलंग का जिक्र करती रही। मगर बेहया बहू आधी खटोली और आधी जमीन पर लटक कर सो भी गई। असगर ने छतरी को खंबे से लगाकर खड़ा किया और कत्थई बिछौने वाली वास्केट को उतारकर कुर्ते से पसीने के आबशार पोंछते हुए लॉन में कदम रखा। पहले बड़ी एहतियात से एक शरीर बच्चे की तरह रूट कर सोई हुई बुढ़िया पर नजर डाली, फिर बहू पर। आमों और खरबूजों की पोटली को जमीन पर रखकर कुछ सर खुजाया और झुककर बहू की बाह भींच दी। वो बहू त्योरिया चढ़ाकर ऐंठी और उसका हाथ झटक कर मुड़कर सो गई। असगर ने पोटली उठाई, जेब में नई चूड़ियों की पुड़िया टटोलता हुआ कोठरी में चला गया। बहू ने होशियार बिल्ली की तरह सर उचकाकर बुढ़िया को देखा
और दुपट्टा ओढ़ती झपाक से कोठरी में लुढ़क गई। पसीने के शर्राटे चल निकले। मक्खियां आमों के छिलकों और कूड़े से नियत भर के मुंह का मजा बदलने बुढ़िया के ऊपर रेंगने लगी। दो चार ने बाछू में बनी हुई पीक को चखना शुरू कर दिया। दो चार आंखों के कोने में तुंदही से घुसने लगी। कोठरी में से एक गड़गड़ाती हुई भारी आवाज और दूसरी चंचनाहट ऊ ऊ सुनाई देती देती रही। साथ साथ खरबूजों के छिलकों और आमों के चचोड़ने की चपड़ चपड़ आवाज सुकून को तोड़ती रही। मक्खियों की चुहलों से दुखी होकर आखिर बुढ़िया फड़फड़ाई उठी। ये मक्खी जात जी के साथ लगी थी। पैदा होते ही घुट्टी की चिपचिपाहट सूंघकर जो मक्खियां मुंह पर बैठना शुरू हुई तो क्या सोते क्या जागते, बस आंख नाक और होंठों की तरह यह भी जिस्म का एक उज्व बनकर साथ ही रहती थी। और मक्खी तो न जाने साला साल से उसकी दुश्मन हो गई थी। जब लखनऊ में थी जब काटा, फिर जब उन्नाव गई तो बरसात ने फिर काटा। ओलो संदीला में भी पीछा ना छोड़ा। अगर बुढ़िया को मालूम होता कि उसे उसके जिस्म के कौन से मखसूस हिस्से से उन्स है तो वो जरूर वो हिस्सा काटकर मक्खियों को दे देती, मगर वो तो हर हिस्से पर टहलती थी। वो कभी कभी गौर से अपनी खास कनखी मक्खी को देखती। वही चितले पर टेढ़ी टांगे और मोटा सा सर। वो बड़े ताक कर पंखे का झपाका मारती। मक्खी तनन ननन करके रह गई। माबूद, उसे कितना अरमान था कि वो कभी तो इस मक्खी को मार सके, लंगड़ा ही कर दे, उसका बाजू मरोड़ कर मुर्गी की तरह मरोड़ कर गड्डी बांध कर डाल दे और मजे से पानदान के ढक्कन पर रखकर तड़पता देखे। मगर खुदा तो शायद इस मक्खी से भी शैतान की तरह कौल हारे बैठा था कि बस सताए जाए। उसकी हकीर बंदी को न जाने उसमें क्या मजा आता था, मगर उसे यकीन था कि इस दोजखी मक्खी का गिरेबां इस मक्खी की फरियाद जरूर कहरो जब्बार के हुजूर में लेकर जाएगी और जरूर फरिश्ते उन्हें खून पीप पिलाकर कांटों पर सुलाएंगे। मगर फिर ये क्या मुंडकटी मक्खी भी जन्नत में जाएगी और सारी जन्नती फिजा मुकद्दर हो जाएंगी। बुढ़िया ने पंखे के तपोर बनाकर छपाछप अपने मुंह हाथों और सूखे पैरों को पीट डाला। बहू, ए बहू, मर गई क्या? वो जलकर चिल्लाई और बहू तड़प कर कोठरी से निकली। दुपट्टा नदारद, गिरेबा चाक हाथ में आम की गुठली, जैसे किसी से कुश्ती लड़ रही हो। फिर फौरन लौट गई और दुपट्टा कंधों पर डाले आंचल से हाथ पोंछती निकली। अरे बहू, मैं कहती, अरे बूंद हल्क में पानी। असगर भी सलवार के पाइचे झाड़ता कुर्ते की पोटली से गर्दन रगड़ता आया। लो अम्मा, क्या खुशबूदार अम्मियां हैं, उसने बुढ़िया की गोद में पोटली डालकर कहा और खटोली पर आलती पालती मार कर बैठ गया। बुढ़िया आम और खरबूजों को सूंघ सूंघ कर मक्खियों की नाइंसाफी को भूल गई और जो अब आमों की बॉन्डियों का मुआयना करने के लिए उसकी बाछों से उतर आई थी। ए बहू, छुरी। बहू ने गिलास देते हुए आमों का रस होठों पर से चाटा। असगर ने पैर बढ़ाकर बहू की पिंडली में बुकच्चा भर लिया। पानी छलका और बुढ़िया घुर्राई। अंधी, मेरे पांव पर औंधाई देती? और ऐसा खींच कर हाथ मारा कि गिलास मुआ भारी पेंदे के बहू के पैर पर। बहू ने दांत कचकचाकर असगर को घूरा और चल दी तनतनाती। अम्मा लो पानी, असगर ने फर्मा बरदार बेटे की तरह प्यार से कहा। ये बहू तो वो बड़ी हो गई, तुम्हें देखो, बुढ़िया ने शिकायत की। निकाल दे मारकर हरामजादी को। अम्मा आप दूसरी लाएं। ये तो, असगर ने प्यार से बहू को देखकर कहा। ए जबान सवाल कमीने, बुढ़िया ने आम पिलपिला करके कहा। क्यों अम्मा, देखो ना, खा खा कर भैंस हो रही है, उसने बुढ़िया की आंख बचाकर कमर में चुटकी भर के कहा और बहू ने छुरी मारने की धमकी देते हुए छुरी बुढ़िया के गट्टे पर पटक दी तो तिल मिला गई। देखती हो अम्मा, अब मारो चुड़ैल को। और लपककर असगर ने दिया धम्मू का बहू की पीठ पर और फर्मा बरदार बेटे की तरह फिर आलती पालती मारकर बैठ गया। खबरदार, लो और सुनो, हाथ तोड़ के रख दूंगी अब के जो तूने हाथ उठाया। बुढ़िया गरीम की तरफदारी करने लगी। कोई कोई लाई भगाई है जो तू, मैं कहती हूं पानी ला दे। उसने फिर उसी दम बहू पर बरसना शुरू कर दिया। बहू खंबे से लगकर मुंह थोता कर बैठ गई
और गिलास से जख्मी हुए अंगूठे को दबा दबा कर खून निकालने लगी। बुढ़िया मजे से गुठलियां छोड़ा की और फिर शक्कर का डिब्बा देते वक्त कुछ ऐसा बुढ़िया के पांव रखा कि खून से लिथड़ा अंगूठा बुढ़िया ने देख ही लिया। लगकर बैठ गई और खून बहने दिया। मैं कहती हूं इधर आ, देखो तो खून कैसा है, बुढ़िया ने परेशानी छुपाकर कहा। बहू हिली भी नहीं। देखा तो कैसा जीता जीता खून निकल रहा है। असगर उठ तो जरा, उसके पैर पर ठंडा पानी डाल, सांस भी गिरगिट होती है। मैं तो नहीं डालता, असगर ने नाक सुकेड़ कर कहा। हरामजादे, बुढ़िया खुद घिसटती हुई उठी। चल बेटी पलंग पर। मैं कहती हूँ ये गिलास मुआ सवा शेर का है, इस कमीने से कितना कहा हल्का एल्युमिनियम का ला दे, मगर वो एक हरामखोर है। ले उठ जरा। बहू टस से मस न हुई, बल्कि कोहनी आगे को करके झूठ मूठ नाक दुपट्टे से पोंछने लगी। ला पानी डाल सुराही में से। और असगर ने सीने पर पत्थर रखकर उठा। असगर सीने में पत्थर रखकर उठा। बुढ़िया सूखे सूखे लरसदे हाथों से खून धोने लगी, मगर ये मालूम करके कि बजाय जख्म पर पानी डालने के वो बहू के गिरमा पर धार डाल रहा है। और बहू बहू इस ताक में है कि करीब आते ही असगर का कान दांतों से चबा डाले। वो एकदम बिखर गई। खाक पड़े तेरी सूरत पर, बुढ़िया ने असगर के नंगे शाने पर सूखे पंजे से बधिया डालकर कहा। और उसने एक सिसकी लेकर जलकर सारा पानी बहू पर लौट दिया और खुद रूठ कर आम खाने चला गया। माँ बेटे के लिए ढाई घड़ी की मौत आने का अरमान करने लगी। बदजात, ठहर जा, आने दे, अपने चच्चा को वो खाल उधड़वाती हूं कि बस। बुढ़िया ने मैली धज्जी की पट्टी बांध कर कहा। बेबस, अब पलंग पर लेट जा, बुढ़िया ने जख्म को इंतहाई खतरनाक बनाकर कहा। और फिर बहू के ना हिलने पर खुद ही बोली, हाँ ले असगर, बहू को खटोली पर पहुंचा दे। मुझसे तो नहीं उठती, मुझसे तो नहीं उठती है मोटी भैंस की भैंस। असगर जलकर बोला। अरे तेरे तो बाप से उठेगी, सुनता है कि अब। और जब वो फिर बैठा रहा तो बुढ़िया खुद उठाने लगी। अम्मा, मैं आप उठ जाऊंगी, बहू ने बुढ़िया की गुदगुदियों से घबरा कर कहा। नहीं बेटी, मैं। और उसने फिर असगर की तरफ आंखें घुमाकर देखा, गोया कह रही है कि ठहर जाओ मियाँ, दूध ना बख्शूं और बर ना बख्शूं। असगर भन्ना कर उठा और एक झपाके से बहू को उठाकर खटोली की तरफ। बहू ने मौके की मुनासबत से फौरन फायदा उठाकर उसी जगह दांत गाड़ दिए जहां अभी सास का सूखा पंजा पड़ा था। और असगर ने कचकचाकर उसे खटोली पर पटक दिया और उसके सुर्ख सुर्ख होंठ चुटकी से मसल दिए। बहू नाक छुपा छुपा कर फता मंदाना तरीके पर हंसती रही और असगर अपने नील पड़े हुए कंधे को सहला सहला कर हुर्राता रहा। सास वुजू के आखिरी मरहले तय कर रही थी और आसमान की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। जाने क्या, शायद बेहया बहू को कोस रही होगी। बहुत खूब, थैंक यू अंबर। शुक्रिया, शुक्रिया। दिस वाज अ जहाँ पे द एंड इज वेरी वेरी नाइस, वेरी वार्म, जी जी। सो लविंग, बिच्छू फुप्पी की तरह। सो आप कुछ बताएं इस पद के बारे में, आपने क्या जाना है, आपका क्या कहना है उनकी राइटिंग्स के बारे में। आ, इस्मत आपा के बारे में सबसे पहले तो मतलब लिहाफ कहानी आती है जहन में सबसे ज्यादा। और उस वक्त पे इस तरह की बात कह जाना तो वो बड़ा ही कमाल की बात लगी थी मुझे उस वक्त। और फिर मंटो ने भी अपने कहानियों में एक में जिक्र किया है, उनके बारे में कहा था कि मतलब ऐसी नीडर होके बात कहना और कह जाना। तो वहां से मुझे
ये हुआ था। और फिर मैंने एक दो कहानियां पढ़ी और उसमें मुझे उनके कैरेक्टर्स में जो मैं आसपास देखता आया हूँ, जो हमारी फैमिली में बहुत सारे बच्चे, जैसे इस कहानी में भी खींकी खूंकू, वो फौज की फौज चली आ रही है, तो ये सब कनेक्ट करते हैं। उनकी कहानियों में ये जो किरदार जो मिलते हैं, ये मैंने आसपास अपने बहुत देखे हैं, तो मुझे बहुत रिलेट करते हैं। और फिर उन किरदारों के जरिए इतनी बोल्ड बातें कह जाना, ये मुझे उनके जबरदस्त ये लगी। बिल्कुल। मंटो और और मंटो की काली शलवार और लिहाफ दोनों पे जी ही मुकदमे दायर कर दिए गए थे और दोनों ने ही मुकदमे जीते। जी जी पर और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी जो उनकी उन्होंने खुद कही, बिकॉज मुकदमा चला था इसलिए कि लोगों ने कहा कि इतनी बेहूदगी किसी औरत का लिखना बेहुदा जबान में, इतनी बेहूदी से और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे तो कैसे कह सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो किसी ने उनसे पूछा कि वो अश्लील चीजें क्यों लिखती हैं, तो उनका जवाब था, मेरी तहरीरें बनावटी नहीं है, बेसाख्ता और फितरी हैं, इंस्टेंट। अगर लफ्जों में बेहूदगी आती है तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं मुतव्विर नहीं, फोटोग्राफर हूँ। पेंटर नहीं हूँ, फोटोग्राफर हूँ। अब फोटोग्राफर को जो नजर चीज आएगी वो तो तस्वीर वही दिखाएगा। जाहिर बात। तो यही है कि देखते तो सभी हैं, लेकिन कितने लोग ऐसा जिगर लेकर लिखने का हौसला कर पाए। हौसला रखते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। कुछ उनकी कहानियां हैं जैसे जड़ें, चाबड़े, बिच्छू भुप्पी, नन्ही की नानी, लिहाफ, गेंदा, ये बिल्कुल जो उन्होंने अपने आसपास देखा। जैसे चाबड़े वो कहते हैं कि उनकी चचा के बारे में ही थी कहानी। बिच्छू भुप्पी उनकी खुद की फुप्पी थी। और हुई हुई एक कहानी। गेंदा उनकी पहली प्रकाशित कहानी है जो अब कौकब हमें सुनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, बल्कि वो कह रही, एक जगह मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा कि सबसे पहले उन्होंने ड्रामा लिखना शुरू किया। उनको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते थे उनके कॉलेज में लड़कियां, क्योंकि वो इतनी फैन थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। और तो उनको सबसे पहले उन्होंने नाटक लिखना शुरू किया। और कैसे लिखना शुरू किया कि वो अगर महफिल में बैठी है जहाँ पे बड़े बात कर रहे हैं, तो कोने में जाके जो जो डायलॉग कहता जा रहा था उसको, उसके नाम के आगे वो डायलॉग लिख कर आधे घंटे बाद वो सबको कहती थी कि अब सुनो तुम लोग पिछले आधे घंटे में क्या बात कर रहे थे, और वो पूरा पढ़ डालती। तो लोग काफी एम्बेरस भी हो जाते थे, कहते थे हमने तो ये नहीं कहा, लेकिन अच्छा ठीक है अगर तुमने लिखा है तो किसी को बताना नहीं। तो इस तरह से उन्होंने नाटक लिखना शुरू किया। उसके बाद खैर कहानी और फिर उपन्यास, फिर फिल्म लिखी, गर्म हवा, जिद्दी, और डायलॉग्स लिखे। तो खैर हम अब चलते हैं कौकब के पास। कौकब कभी जीने के लिए लिखते हैं तो कभी रोजी के जुगाड़ में, कभी दिल बहलाने को लिखते हैं तो कभी अपनी यायावरी को परे रखकर डायरेक्टर भी हो जाते हैं। अपने आप को बंजारा मानते हैं क्योंकि बंजारीगिरी करते हुए लखनऊ से दिल्ली और फिर दिल्ली से बंबई आ चुके। और कितने साल पहले कौकब आप आए बंबई? आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं। जी। लगभग 4 साल पहले गिरबान पकड़ के मुझे जबरदस्ती बंबई बुला लिया गया। अच्छा। मेरा ये कैमरा जो है वो बहुत दुनिया के दूसरे लोगों की तरह, ये भी मेरा कहना मान नहीं रहा है, तो बीच बीच में कुछ हरकतें करता रहेगा। तो बंबई चले आए और फिर वही बंबई आ जाते हैं आप तो फिर कुछ करना पड़ता है, कुछ किए बिना बंबई में काम नहीं चलता है, तो तो कुछ आप ना कुछ कहाँ करते से रहते आए हैं। बंबई? लखनऊ मैं से? दिल्ली से आया। मैं दिल्ली से आया बॉम्बे। उससे पहले आई वाज इन लखनऊ, और उससे पहले यूपी के बहुत सारे दूसरे शहरों में, मतलब हर साल किसी एक नए शहर में होते हुए, मुरादाबाद, बिजनौर, मिर्जापुर, लखनऊ, और फिर दिल्ली, और तो दिल्ली से फिर एक लेखक के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको तो रसद
मिलती गई। अगर आप लेखक हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अभी तो आपने मुझे धुरंधर लोगों के बीच में बैठा दिया है, मुझे लग रहा है कि नेशनल टीम के बीच में प्लास्टिक की बॉल से खेलने वाले किसी इंसान को उतार दिया गया हो। जीती तो लगान की टीम ही थी। चलिए चलते हैं, आप गेंदा सुना रहे? जी, मैं गेंदा सुना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 30 सेकंड और लेना चाहता हूँ। जो इसमत आपस से थोड़ा सा अलग बात है। आज उर्दू कैलेंडर में मुहर्रम का जो महीना होता है उसकी पहली तारीख है। अच्छा। और मुहर्रम पहला महीना होता है और पहली तारीख है, लेकिन ये खुशी की तारीख नहीं मानी जाती है। मुहर्रम जो है वो मातम। गम का महीना होता है, मातम का महीना होता है, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद के जो नवासे थे हुसैन, उनको उनके 72 साथियों के साथ शहीद कर दिया गया था करबला में। उस वक्त का एक जालिम बादशाह था यजीद, जिसके खिलाफ वो खड़े हुए थे और उन्होंने गलत को गलत कहा था। ये बात मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम मंटो और इस्मत की बात कर रहे हैं, वो भी कहीं लगातार ये बात कहते हैं कि वो सोसाइटी में जहां भी जो भी गलत है उसको बहुत ही खूबसूरती और बहुत बारीकी से सामने रखते हैं आपके सामने, चाहे वो कितना ही गंदा हो, चाहे वो कहना कितना भी मुश्किल हो। और करबला का और मुहर्रम का भी जो संदेश है वो यही है कि हर दौर के यजीद के खिलाफ बोलना सबसे पहली जरूरत है। आपके हर दौर में जालिम बादशाह या जालिम लोग होते हैं, और इंसानियत के बने और बचे रहने के लिए शायद सबसे जरूरी यही है कि आप उस दौर के यजीद के खिलाफ बोल सकें और खड़े हो सकें। खैर, वापस एनिया पर पे आते हैं। नहीं बिल्कुल, आज मैं पापा के दोस्त हैं जो उर्दू के अच्छे राइटर हैं, कहानीकार हैं, अनीस रफ़ी। उनसे मेरी बात हो रही थी आज दोपहर को, और उन्होंने कहा कि एक जलसे में जहाँ इस्मत चुगताई भी थी और वो भी थे, और प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की मीटिंग थी, क्योंकि वो भी मेंबर थी उसकी, और कुछ प्रोटेस्ट की बात हो रही थी। और अमेरिका ने जब वियतनाम पे जो भी एक्सप्लॉयटेशन या उसके मुतालिक बात हो रही थी, और लोगों ने कहा कि इंडिया भी उसको पूरा प्रोटेस्ट करेगा और वियतनाम के साथ रहेगा, तो उस वक्त नागार्जुन वहां खड़े होकर उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले नक्सलाइट्स पे जो आप कर रहे हैं उनके साथ, पहले वो आप अपने घर का ठीक कीजिए। तो इसलिए आप वही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप और यही शायद हर कहानीकार, हर राइटर, हर कवि, पोएट, शायर, हर पेंटर का सबसे बेसिक जो एक धागा होता है वो यही होता है कि इंसानियत के लिए और जुल्म के खिलाफ खड़े होना और बोलना। मुझे लगता है अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो कहानियों या कविताओं या पेंटिंग्स या खूबसूरत बातों के कोई मायने नहीं रह जाता। बिल्कुल। तो गेंदा पढ़ लेते हैं। पढ़ने में जो भी कमियां होंगी वो मेरी हैं, जो कुछ अच्छाई है वो किस्मत आपा की है। मैं बहुत खराब पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे घेर लिया गया है तो मुझे पढ़नी पड़ेगी। आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए। गेंदा है कहानी का नाम। जने झोपड़ी है ना। मैंने और गेंदा ने बाल कमीरी की घनदार झाड़ी के नीचे रेंगते हुए कल्पना की, और हम दोनों झुके झुके दोनों हाथों से जमीन साफ करने लगे। जरा सी देर में पीली पीली मिट्टी के साफ और चिकने फर्श पर हम निहायत बेतकल्लुफी से बैठे हुए थे। जरा सोच विचार के बाद अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल दूल्हा दुल्हन खेलने लगे। गेंदा ने अपनी बदबूदार सुर्ख ओढ़नी का लंबा सा घूंघट मार लिया और सुकड़ कर बैठ गई। मैंने आहिस्ता से घूंघट उठाकर दुल्हन का मुंह देखा। गेंदा का गोल मटोल चेहरा खून से एकदम दौड़ जाने की वजह से वीर बहुटी की तरह लाल हो रहा था। आंखों के पपोटे बेचैनी से फड़फड़ा रहे थे और वो बड़ी मुश्किल से हंसी को दबाए हुए थी। अब हम गेंदा रोई, अब हम, मैंने जल की और तड़प कर कहा। आहा, भैया ने टहनियां हटाकर हमें देखते हुए कहा। गेंदा ने हड़बड़ाकर घूंघट फेंक दिया और सहम कर बैठ गई। हमारे दिल धक धक करने लगे। भैया, क्या किसी को भी मालूम हो जाता कि हम दुल्हन का खेल खेल रहे थे तो पक्का हम पर मार पड़ती।
ये मजेदार खेल तो हम चुपकर ही खेल सकते थे, न जाने क्यों। मैंने उठलाकर कहा, हम तो खेल रहे हैं। भैया शायद नेकी के मूड में थे और झुकते हुए खुद भी अंदर आ गए और उकड़ू बैठ गए, मगर थोड़ी ही देर में वो घबरा गए। ओहो कमबख्तो, यहाँ कैसे बैठी हो? उन्होंने एक टहनी से नाक बचाकर कहा। और गेंदा? उन्होंने उसके फूले हुए गाल में चुटकी लेकर कहा। और तू यहाँ बैठी है? कहता हूँ नन्ही से। गेंदा ने अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। अरे बाप रे! और वो अपना छोटा सा लहंगा संभाल कर भागने लगी। गेंदा तू मत जा, मैंने उसे पकड़कर मचलते हुए कहा। दादा मारेगा फिर? उसने भैया से डरते हुए कहा। नहीं मारेगा, तूने काम तो कर लिया। अच्छा बैठ, भैया ने नरमी से गेंदा को अपने पास घसीटते हुए कहा। मगर बीबी तुझे जरूर पिटवाऊंगा, उन्होंने मुझे कहा। यहाँ जमीन पर लोट लोट कर कपड़े गंदे कर रही है। कह देना, मैं कोई डरती हूँ, मैंने डर कर कहा और कपड़े झाड़ने लगी। गेंदा? अरे ओ गेंदिया, कि मर गई। बहू की आवाज गूंजी और गेंदा भैया से हाथ छुड़ाकर तीर की तरह भागी। आन ही कान में खेल बिगड़ गया। मैं भैया से उलझ पड़ी और करती भी क्या। जाओ यहाँ से, मैंने मिनमिना कर कहा। भूतनी, उन्होंने घुटी हुई आवाज में दांत पीसकर कहा और एक थप मेरे लगाकर चल दी। विधवा काहे को श्रृंगार करे, गेंदा ने दार्शनिकता से कहा। विधवा? मैंने सुर्ख ईंट को, जिसे मैं सिंदूर तैयार करने के लिए पत्थर पर पीस रही थी, कुर्ते से पोंछकर कहा। विधवा? हाँ और क्या, हम विधवा हैं। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे गेंदा ने बड़े गर्व से कहा। और हम? मैंने जल के पूछा। तुम? वो घृणा से मुंह बनाने लगी। तुम तो कन्या हो। उसने मजाक उड़ाया। मेरा दिल बैठ गया। गेंदा मुझे हमेशा तुच्छ समझती है। मैं मजाल है जो उसकी बराबरी कर जाऊं। पिछले बैसाख में उसका ब्याह हुआ। सुर्ख सुर्ख कपड़े पहनाए गए, चमकते हुए चांदी के जेवर बिना किसी दूसरे की साझेदारी के उसकी मिल्कियत हो गए। और वो कई दिन तक छम छम करती, इठलाती फिरी। मैं बेचारी किसी गिनती में नहीं। टुकुर टुकुर मुंह देखना और बिल्ली की तरह उसके पीछे लगे रहना। कभी उसकी चूड़ियां गिनती तो कभी उसके घुंघरू संभालती, कभी उसके झूठे गोटे का दुपट्टा जमीन पर लग जाने पर तड़प पर उठा लेती। अम्मा की ज्यादती देखो, अगर मैं जरा लिहाफ का ही घूंघट बनाकर बैठूं तो डांट पड़ती है। आखिर क्यों क्यों बिछौने खोद रही है? जैसे लिहाफ घूंघट के इस्तेमाल से फटी तो जाएगा। जब कभी तो पट्टियां ओढ़ने को मांगू तो झिड़क देती है। नहीं, कीचड़ में लिथड़न न हो जाएगी। ये माना कि मैं गेंदा से छोटी हूं, मगर इतनी नन्ही भी नहीं कि दुल्हन न बन सकूं। मुझसे कहो सारी उम्र घूंघट निकाल बैठी रहूं और जरा भी जीना घबराए। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। गेंदा का मियाँ बरसात में मर गया। सारा सारा घर दिन रात रोता पीटता रहा। गेंदा की तो चूड़ियां तोड़ दी गई और वो भी खूब रोई। हाँ बेचारी गेंदा। सब उसको समझाते बुझाते और प्यार करते, और मेरा घर में कोई नोटिस ही ना लेता। हर बात में यही कि बस अभी बच्चा हूं, अभी छोटी हूं। खाक पड़े ऐसे छोटेपन पर। आखिर कब तक छोटी रहूंगी? इतनी तो बड़ी हो गई कि नीली शलवार भी ऊंची हो गई और गुलाबी कमीज भी अब जू को दे दी है। एक जरा सजने की कमीज थी, वो भी छोटी हो गई। अच्छी अच्छी चीजों के लिए तो ढोंगरी हो जाती हूँ, और वैसे मतलब के वक्त सब छोटा बना देते हैं। ये अब तक मुझे नहीं मालूम कि छोटी हूं कि बड़ी। कुछ अजीब ही उलझन है। तुम तो श्रृंगार नहीं करती, मैंने बेकार दोहराया। जब पति ही मर जाए तो किस पर श्रृंगार करे? गेंदा ने सूफियाना लहजा अख्तियार कर लिया। मांग का सिंदूर, हाथ की चूड़ी पति के लिए ही तो होता है ना। उसने सुनी सुनाई बात को यकीन का रंग देने की कोशिश की। देख गेंदा, कितना ढेर सारा सिंदूर बन गया। देख गेंदा, कितना ढेर सारा सिंदूर बन गया, मैंने पिसी हुई ईंट को उंगलियों से समेटते हुए कहा। गेंदा सिंदूर की ढेरी को एक मुकम्मल बेवा की तरह देखने लगी, लेकिन जल्दी ही हम मुस्कुराने लगे। तू भाभी से नहीं कहना। अच्छा आओ, उसने आगे सरक कर कहा, और हम दोनों श्रृंगार के लिए तैयार हो गए। मैंने एक निपुण की तरह गेंदा के उलझे हुए बालों को मुश्किल से पानी से चिपकाया और उसमें सिंदूर भर दिया। गेंदा का चेहरा लाल लाल हो गया और उसने शर्मा कर मुंह ओढ़नी से छुपा लिया और हंसते हंसते लौट गई। अरे अरे, मैंने उसे चेतावनी दी। सब बिगड़ जाएगा भाई, हम नहीं। लाओ तुम्हारे लगाओ, गेंदा ने मेरे सर पर पानी चपड़ कर कहा।
और बिंदी? मैंने आंखों को झपकाकर कहा। हाँ हाँ वो भी, उसने इत्मीनान दिलाया। एक जरा सी देर में हम दोनों सिंदूर से मांग भर और बिंदिया लगा सिर पर ओढ़नियां मढ़कर सलीके से एक कोने में बैठ गए, पर एक दूसरे का मुंह देख देख कर अपनी सुंदरता का अंदाजा लगाकर शर्माना ही पड़ा। सामने से भैया नजर आए और गेंदा सुर्ख हो गई। हमने जल्दी जल्दी माथे की बिंदिया छुटा डाली और खिसियानी हंसी हंसने लगे। भैया मुझे धकेल कर गेंदा के पास बैठ गए। वो शर्माने लगी। भैया ने दांत पीसकर दोनों गालों में चुटकी ली और वो ऊ करके सुकुड़ गई। क्या है? भैया ने नफरत से पिसी हुई ईंट की ढेरी जूतों से बिखेर कर कहा। उनकी उजली कमीज भी खराब हो गई थी। वो उसी पर चिड़े बैठे थे। ये तो सिंदूर है, हमने बनाया है, मैंने गर्व से कहा। भैया उंगली से सिंदूर से खेलने लगे और पैर से गेंदा का पैर दबाया। ला मैं तेरे लगाऊं। भैया ने सिंदूर लेकर गेंदा के लगा दिया। उसने हथेली से सिंदूर छुटा दिया। भैया गेंदा तो विधवा है, वो सिंदूर कब लगाती है? मैंने अपनी काबिलियत जताई। लगाएगी कैसे नहीं चुड़ैल? और उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेला। उसने अपना मुंह छुपा लिया। गेंदा, फिर मैं तुझसे बोलूंगा भी नहीं। और गेंदा ने आखिर को मुंह खोल ही दिया। गेंदा, भैया ने पास सर कर कहा, ब्याह करेगी? हट। और वो शर्मा गई। मैं भी इश्रिया में शर्माने की कोशिश करने लगी। हम दोनों घंटों ब्याह की बातें करके शर्माया करते थे। भैया को तो वो बातें मालूम भी ना होंगी जो हमने आपा और नन्ही को करते हुए पलंग के नीचे छुपकर सुनी थी। हट कैसी? भैया ने कोहनी का ठोका देकर कहा। करेगी ब्याह? बहू के छड़ों की झनकार की आवाज से हम तीनों चौंक पड़े। वो कुएं पर आ रही थी। गेंदा, उसने पुकारा और दूसरे क्षण हमारे सिरों पर आ गई। अरे राम यहाँ बैठी है, चल स्त्री तहका। वो गुर्राई। गेंदा जल्दी से कतराकर जाने लगी, मगर उसने लपक कर उसे जा लिया और बाल पकड़कर दो झटके दिए। और ये मांग छोटी तूने कैसे करी है? उसने धौल मारकर कहा। गेंदा गोता लगाकर निकल गई। मैं और भैया तड़प गए। बहू से मेरे बदन में आग लगती थी। जब वो गेंदा को मारती, मैं जरूर उसका कुछ ना कुछ नुकसान कर देती। आज भी जैसे ही उसकी आंख बची, मैंने मुट्ठी भर राख उसके साफ और सुथरे कलफ में झोंक दी और भैया ने कालरों का पर खराब स्त्री के कसूर में नत्था को दो झापड़ कसकस कर लगा दिए। बहू और नत्था इनके घर में रहने वाले, जो मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, वो नौकर हैं जो प्रेस वगैरह करने का काम करते हैं। अक्सर बंगलों के बाहर किसी कोने में हुआ करते हैं। सूंघो। गेंदा ने अपनी फटी हुई कुर्ती का गिरबान मेरी नाक से लगाकर कहा। सूंघो। गेंदा ने अपनी फटी हुई कुर्ती का गिरबान मेरी नाक से लगाकर कहा। इत्तर कहाँ से आया? मैंने बिलबिलाकर पूछा। भैया। और वो जोर से खिलखिलाने लगी। मैं भी जलन को दबाकर हंस दी। गेंदा, भैया ने बरामदे से पुकारा, ये कोट स्त्री के लिए ले जा। वो मेरी तरफ मतलब वाली नजरों से मुस्कुराती हुई चली गई। गेंदा ऐसे चली जैसे लचकी जा रही हो। मैं जब चलती थी तो धपाधप जैसे घोड़ा दौड़ रहा हो। मैं तो मेरा जी घबराने लगा और मैं जलकर बाग में पानी देने की हौंदी में एक लकड़ी उठाकर खंगालने लगी। सुबह की पिसी हुई ईंट का सिंदूर अभी तक वहीं पड़ा था। भैया ने गेंदा के इतर लगाया और मेरे लगाना शायद भूल भी गए। भूल क्यों गए? जानबूझ कर नहीं लगाया। हालांकि मैं उनकी सगी बहन हूं। और गेंदा, वो तो उनकी कोई भी नहीं है। मुझे भैया से नफरत हो गई और मैं जोर जोर से लकड़ी घुमाने लगी। हाँ हाँ, क्या करती हूँ बीबी? मेवा राम ने पीछे से आकर कहा। मैं गौर से मेवा को देखने लगी। मेवा भी मेरा कोई नहीं था, मैंने सोचा, मगर मैं उसके हाथ देखकर उदास हो गई। क्या मजाल जो एक कमबख्त जरा अपने हाथ मांझकर मैल छुड़ाए, हर वक्त मिट्टी खोदता रहता है। मगर खैर। मेवा, मैंने नरमी से कहा, जरा यहाँ आ। और गौर से लकड़ी की सेज चू रही बूंद को टपकते हुए देखने लगी। क्या? वो लापरवाही से मुड़ा और टोपी आंखों पर सरकाकर गुद्दी खुजाने लगा। ये सिंदूर मेरे माथे पे लगा दे, मैंने हिम्मत भरे लहजे में हुक्म दिया। वो घेंघे कर हंसने लगा और चला मुड़कर। सुन भाई, मैं तो मेवा, जरा ठहरना। एक नए विचार के अधीन मैंने कहा। क्या है बीवी जी? वो जरा मुड़कर बोला। मेवा, ब्याह करेगा? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा।
ब्याह, मेरा ब्याह तो हो भी गया। वो खुरपी का दस्ता पेड़ के तने से ठोकने लगा। कब? मैंने मुर्दा आवाज में कहा। अरे राम, मुद्दतें गुजर गईं। उसने ऐसे कहा जैसे कोई बात ही नहीं। अच्छा तो तू विधवा है? मैंने फैसला किया। अरे नहीं, वो हंसने लगा। कौन कोठरिया में मालिन बैठी है? क्या मालिन से तेरा ब्याह हुआ था? मैंने अचंभे से कहा। वो चल दिया। अच्छा तो वो बुढ़िया जिसे मैं मेवाराम की अम्मा समझती थी, वो उसकी बीवी थी। कैसी अजीब दुनिया है। मैंने सोचा और फिर हौदी में लकड़ी डालकर जोर जोर से घुमाने लगी। मैंने झुककर अपना गिरबान सूंघा कि शायद वहां से किसी इत्र की खुशबू आ जाए, मगर दूर दूर किसी खुशबू का नाम न था। हाँ, सवेरे जो सालन गिर गया था उसकी अलबत्ता बिसात थी। मैं चिढ़ गया। गेंदा चुपके चुपके भैया के कमरे में तौलिया में लपेटे हुए कपड़े रखने जा रही थी। मेरे दिल में खुदबुदी हुई और दबे पांव बिल्ली की तरह मैं भी पहुंची और दराज में से झांकने लगी। गेंदा फर्श पर बैठी कपड़े गिन गिन कर अलग कर रही थी। भैया कोने में खड़े सिर खुजा रहे थे। हट, गलत गिन रही है। भैया ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा। उसने एक नजर भैया को देखा और तेवरी पर बल डालकर हंस दी। उन्होंने उसे खींचा तो वो सुकुड़कर दरी पर औंधे मुंह लेट गई और किसी तरह ना उठी। भैया ने उसकी कमर में गुदगुदी की तो वो तड़प उठी। भैया जो आगे आए तो उसने एक थप्पड़ उनके गालों पर रसीद कर दिया। अचंभा है कि मैं चौंक कर गिर न पड़ी। भैया के थप्पड़! जिनके डर से सारा घर कांपता है, उन्हें गेंदा ने थप्पड़ मार दिया। मैं भागने के लिए तैयार हो गई। मैंने सोचा अब भैया ने उसका गला घोटा और अब घोटा। उन्होंने अचकचाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपनी तरफ घसीट लिया। मैंने सांस रोक ली, मगर अरे लो, मैं हैरानी और खौफ की मिली जुली भावनाओं से जख्मी होकर सरपट भागी और कमरक के घने पेड़ के नीचे आकर दब लिया। मेरा कलेजा बल्लियों उछल रहा था। कानों में जैसे कोई इंजन चल रहा हो। बदन कांप रहा था और जुबान खुश्क थी। मैं देर तक इसी तरह डरी बैठी रही। आंखें बंद करके सोचा और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर सोचा, मगर ख्वाब जो समझ में आया हो। आखिर क्यों मेरी समझ में इतनी ढेर सारी बातें नहीं आती। खामोश और गर्म दोपहर में निढाल होकर अजीब अजीब पहेलियों से उलझती रही। एक भी तो हल न हुई। रोना आने लगा जैसे किसी ने मुझे खूब ही तो मारा हो। गेंदा बरामदे में से लपक कर उतरी। मैं समझ गई कि मेरे सवालों का जवाब वही दे सकती है। गेंदा मुझे कितनी बातें बताती थी। क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं, वो मक्कारी से इतराई, मगर फौरन ही एक एकांत कोने में बैठकर हम दोनों अजीब अजीब बातें समझने की कोशिश करने लगे। गेंदा ने उफ़्फ़ो कितनी बातें बताई। अरे मगर आखिर क्यों? मैंने सब कुछ सुनकर सोचा। गेंदा कलफ चढ़ाने चली गई और फिर मैं ऐसे बैठी रह गई जैसे रास्ता गुम हो गया। मैंने सोचा छोटी छोटी कमरखें बीनकर हारी बनाऊं, या फिर उस नाली को पूरा कर लूं जिसे मैंने कल पानी देने के लिए खोदा था, या फिर एक नजर बाल कमीरी की झाड़ी के नीचे डाला, या नहीं तो लाओ यही मालूम करूं कि तीतरनी ने अंडे कहाँ देने शुरू किए। मगर नहीं, मेरा दिल किसी बात में न लगा। न जाने क्यों ये खेल से मेरा जी उकता गया था और जी चाहता था चुपकी बंद आंखें किए कोई सपना देखती रहूं जिसमें कोई नन्ही मुन्नी दुल्हन हो और उसी ख्याल की दुनिया में गुम हो जाऊं। आखिर क्या करूं? गेंदा को देखूं, मगर मैं क्या करूं? मेवा के पांव की चाप सुनाई दी और मैं चौंक पड़ी। एक ख्याल, एक उम्मीद की मिटी हुई सी झलक, और मैं जमीन पर दोनों हाथों से मुंह ढांककर औंधी लेट गई। अरे बीवी जमीन पर! उठो उठो, उसने मुझे देखकर कहा। मुझे मालूम हुआ कोई मुझे उठा रहा है और मैं नहीं उठती। मेरी पीठ में किसी ने गुदगुदी सी की, मगर उठो नहीं तो कहता हूँ भैया से क्या कपड़े मैले कर रही है। उसने धमकी दी और वैसा ही लठ का लठ दूर खड़ा रहा। वो बड़ी लापरवाही से बांस की खपची छील रहा था, मगर उस अंदाज से नहीं जैसा भैया सिर खुजा रहे थे। उठती हो कि सचमुच ही जाकर कह दूं और वो चला शिकायत करने। जरा सोचिए मेरा कैसा जी जला। सुअर, तू कौन है? हाँ, मैं चिंचिनाकर कहा और एक पत्थर कस के उस घुटने पर खींच मारा। अरे बाप रे, ठहर तो जाओ, कैसे पिटवाता हूँ। दोपहर में या फिर घाम में घूमती है और रेता में लोटे लगाती है। जो कुछ कहूं तो ठहरो। वो सीसी करता चला गया। ये मेवाराम सदा का ठस है। क्या मजाल जो मुझसे सीधे मुंह बात कर जावे। बड़ा वही तो है ना,
मैं ऐसे जली के मोतिया की सारी कलमें जो उसने घंटों की मेहनत के बाद लगाई थी, एक एक करके घसीट डाली। ऐसे इंसान का यही इलाज है। मैंने सोचा और बिसूरती हुई अंदर भाग गई। कौन था जो मुझसे हमदर्दी करता? भैया ने तो कभी मुंह न लगाया, अम्मा ने लाड ही ना किया। नतीजा ये हुआ कि बला की जिद्दी हो गई। स्वभाव में जो उलझन पैदा हुई, वो सबसे ही बैर बांध लिया। बाजी अब के जो आई तो उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने का इरादा किया, क्योंकि मैं दिन भर वाही तबाही घूमती थी और लड़ती फिरती थी। मुझे गेंदा के छूटने का बड़ा अफसोस था, मगर सफर की खुशी कुछ ऐसी सवार हुई कि सब भूल गई। गेंदा, भैया, मेवा और सारी पुरानी बातें 2 साल की मुद्दत में सपना हो गई, और जब मैं वापस आई तो दुनिया ही बदल गई थी। भैया दिल्ली भेज दिए गए थे, उनके कमरे में मेहमान ठहरते थे। मेवा राम नमूनिया से मर गया था, क्योंकि उसने अपनी मिट्टी से खेलने की आदत न छोड़ी थी और सर्दी लग गई। अचंबा है कि मैं खुशी और हैरानी से पागल ना हो गई। जब मैंने सुना कि गेंदा के बच्चा हुआ था तो खुशी प्रकट करने पर मुझे डांटा गया। मैं खाक न समझी कि क्यों। हाँ, इतना तो सुना, ए है बहत्तरी तो उसने कोशिश की, मगर वो तो आगे मैंने नहीं सुना कि शेखानी ने क्या कहा। ए है वो तो मारे डालता था, बड़ी आफतें उठी, बीवी ने कहा। मैंने फौरन उसे दिल्ली चलता किया। पढ़ने वाला बच्चा, ये नीच जात कमीनियां शरीफों को यूं ही, और फिर बावजूद सांस रोककर सुनने के मैं आगे कुछ न समझ सकी। गेंदा का बच्चा, मैं बिस्तर पर लेटी बार बार दोहराने लगी। मुझे हैरानी पर हैरानी थी, मगर ये बच्चा आखिर क्यों? वो तो अगर सरकार को खबर हो जाती तो जाने क्या होता। इसीलिए तो मैंने जल्दी से उसे दफन किया। मुझे बीबी की आवाज फिर सुनाई दी। अब मैं समझी। ओहो, मेरी नजरों के सामने सारी बीती बातें सिनेमा की तस्वीरों की तरह फिर गईं और मेरा दिल बैठने लगा। लेकिन फौरन ही गेंदा के बच्चे को देखने के लिए मैं बेकरार हो गई। मेरी नजरों में नन्हा मुन्ना सा बच्चा फिरने लगा, जैसे हमने रेल में लाहौर जाते वक्त देखा था। जरा सा बच्चा, मगर कितना प्यारा। हमारे यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं, कोई बच्चा मेहमान भी नहीं आता। मुझे गेंदा के बच्चे पर प्यार आने लगा। अंधेरे में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी के नन्हे हाथ मेरी ठोडी और गर्दन पर रेंग रहे हैं। मैं चुपकी लेटी रही कि कहीं वो छोटी छोटी फरिश्तों जैसी उंगलियां मेरे हिलने डुलने से भाग न जाए। रात को सपने में बच्चे ही बच्चे, सैकड़ों बच्चे, अजीब अजीब शक्लों के, गेंदा की शक्ल के, मेरी शक्ल के, भैया की शक्ल के, यहाँ तक कि मरे हुए मेवाराम की शक्ल के भी। सैकड़ों बच्चे किलबिल करते, कुछ बालों वाले, गोल मटोल सिर, जरा जरा से हाथ, रेत के बेशुमार जर्रों की तरह सारी दुनिया में बिखरे हुए। सुबह में छुप कर गेंदा के बच्चे को देखने चली गई। गेंदा अपनी कोठरी में दरवाजे की तरफ पीठ किए झुकी हुई कुछ कर रही थी। मेरे पैरों की चाप सुनकर वो चौंक पड़ी और डर कर मुझे देखने लगी, और जल्दी से उसने अपने कपड़े समेट लिए। मैंने सामने जाकर देखा तो एक बहुत ही छोटा अधनंगा इंसान उसके घुटने पर पड़ा, अपनी कहेलियां सा मुंह फाड़ रहा था। वही कितना मुन्ना सा है, मैंने उसके पास उकड़ू बैठते हुए कहा। गेंदा कितनी दुबली दुबली हो गई थी, जैसे लकड़ी। वो घबराई हुई थी। उसने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। हाय जान है तेरा बच्चा तो, मैंने खुशी से चीख कर कहा और जमीन पर बैठ गई। जी चाहा गेंदा और उसके बच्चे को उठाकर कलेजे से लगा लूं। मुझे न जाने क्यों रोना आने लगा। जरा मुझे दे गेंदा, मैंने हाथ बढ़ाकर कहा, मगर वो खामोश बैठी अपने आंसू पोंछती रही। अरे रो रही है तू? मुझे तो रोना आने लगा। एक तो गुड्डू बच्चा है और फिर रो रही है। ला मुझे दे। वो सिर झुकाए मुंह पोंछती रही और बच्चे को छुआ तक नहीं। मैंने चाहा बच्चे को गोद में ले लूं, ये तो ऐसा गिलगिला जैसे गोश्त की बोटी, और किसी तरह ना उठा। वो गेंदी, जरा उठा देना, मैंने अपने पुराने खुशामद भरे अंदाज में कहा। गेंदा ने मुझे गौर से देखा, जैसे वो मेरी आंखों में कुछ तलाश कर रही। शायद जो कुछ वो ढूंढ रही थी उसे मिल गया, और उसने ऐसी आसानी से बच्चे को उठाकर मुझे दे दिया, जैसे और मैं उसकी प्रैक्टिस पर हैरान रह गई, जैसे रुई का गला, हल्का फुल्का, दुबला सा बच्चा। मैं उसे टाट पर लिए बैठी रही, और गेंदा ने मुझे लाखों करोड़ों अजीब अजीब बातें बताई। किस तरह वो महीनों मारी गई। 14-15 बरस की गेंदा खुद भी बहुत सी बातें नहीं समझती थी। मुझे कैसे बताती?
हम दोनों क्यों, कैसे और अरे परा कर रुक जाते। जब बहू का काला कलूटा बच्चा हुआ था तो कुछ दिन बाद ही मर गया, तो कैसे गाने बजाने हुए थे। बहू को मनो घी और गुड़ फंसाया गया था, और अब जो गेंदा के इतना गोरा या नन्हा सा लल्लू आया तो कुछ भी नहीं। गेंदा पिटी और धोखी रखी गई और मरते मरते बची। तब ये नन्हा सा लल्लू आया। लल्लू के पास 2 ही कुर्ते थे। ठंड में मरा जाता था, रात भर रोता था। बहू से हर वक्त कोसती थी कि मर जाए तो छुट्टी मिले। गेंदा ने चुपके से लल्लू के पैर में काला डोरा भी बांधा था कि कहीं उसे नजर न लग जाए। उसने साफ साफ मान लिया था कि जहां लल्लू दुनिया भर में सबसे प्यारा बच्चा है, वहां मैं भी और भैया भी। भैया के नाम पर उसकी आंखें अपनी पुरानी रोशनी पर चमकने लगती। भैया के नाम पर उसकी आंखें पुरानी रोशनी पर चमकने लगी और वो उनकी लगातार बातें करती रही। अब वो छुट्टियों में भी नहीं आते। हाँ अब आएंगे, 5 साल मसूरी में चले गए थे ना, मैंने बच्चे को की उंगलियां गिनते हुए कहा। तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी क्यों बीवी, उसने शौक से पूछा। हाँ हाँ, मैंने जोर से सिर हिलाया। हाँ तो लिख देना, लल्लू तुम्हें बहुत बहुत सलाम कहता है और बहुत ही याद करता है। अच्छा, मैंने कहा, हालांकि लल्लू चूं करना भी ना जानता था। और ये भी लिखना कि इसके लिए अब के लाल बनियान लाए जैसे बसंती का छोरा पहने हैं। और ये कि उसने शोक भरी नजरों से शून्य में देखते हुए कहा, अब की बार छुट्टियों में 2-4 दिन के लिए जरूर आना। जैसे वो किसी से प्रार्थना कर रही हो और हल्के हंस दी। वो न जाने क्या क्या बकती रही और मैं लल्लू के बालों से खेलती रही। देख देख गेंदा, लल्लू कैसे चचोड़ रहा है। मैंने उंगली से गुदगुदी महसूस करके कहा, भूखा है। गेंदा शर्मा गई। ले भाई, नहीं तो रो देगा फिर। गेंदा ने अपने दुबले पतले हाथों से बच्चे को उठा लिया और थोड़ी ही देर में उसे कलेजे से चिपटा लिया और साड़ी में मुंह छुपाकर हंसने लगी। मैं बड़ी उत्सुकता से नन्हे लल्लू के पतले होठों को देखती रही और वो लंबी सांसों से दूध पीता रहा। नन्ही सी माँ फूहड़पन से उसे संभालना सीख गई थी। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत अच्छे। इस्मत चुगताई ने मेरे ख्याल से समाज में कोई ऐसा स्पेस नहीं छोड़ा होगा जिसमें जिसके बारे में उन्होंने लिखा ना हो। चाहे वो ऊंची जात वाले नीची जात वालों पे जो उनको एक्सप्लॉइट करते थे उसके बारे में हो, चाहे वो किसी की बेवा बहन घर पे रह रही हो उसके बारे में, चाहे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में हो, चाहे मर्दों की हिपोक्रेसी के बारे में हो, चाहे औरतों की औरतों से दुश्मनी के बारे में हो। उन्होंने हर पहलू पे लिखा है और आंखों देखा लिखा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है और मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा सुधार आया है उस वक्त के हिंदुस्तान और आज के हिंदुस्तान में। आप लोग क्या कहते हैं? मैं आप लोग सबसे पूछती हूँ क्योंकि आज मैंने पर्पसफुली आप लोगों को बुलाया है जो मेल रीडर्स हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस्मत तापा ने जो ये हिंदुस्तान देखा था वो हिंदुस्तान अब कहाँ है, कैसा है? आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। मुझे, अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली तो मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान बदला है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन वैसा का वैसा मौजूद है, उसका रूप बदल गया है सिर्फ। अब वो जो आप, क्योंकि अब वो एक बंगले के बाहर वाले कमरों में रहने वाले नौकर नहीं है, तो अब आप उनको वैसे एक्सप्लॉइट नहीं करते। अब आप अपने ऑफिस के छोटे क्यूबिकल में बैठने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। एक्सप्लॉइटेशन वही है, वो सिर्फ वो बदल गई है। हाँ, उसकी ज्योग्राफी बदल गई है और वो देखने में थोड़ा पॉलिश्ड लगता है, तो आप उसको उस तरह से नहीं डिकोड कर पाते। क्योंकि जो कहानी अभी ये मैंने पढ़ी, इसके अलावा जैसे उनकी एक कहानी 2 हाथ, मुझे मालूम नहीं आज रविंद्र पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले।
वो जिन कैरेक्टर्स की बात कर रही हैं और जिस एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रही हैं वो बहुत बारीक है, वो बिल्कुल मोटा मोटा नहीं है, वो इतना बारीक है कि आप जनरली उसे कहानियों में देखते ही नहीं है, या आपके आसपास हो रहा होता है तो आपका उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। अगर आप देखिए ना, वो एक बहुत वो मोटा बहुत बड़ा है, लेकिन वो इतना लेयर्ड है कि आप उसको देखते ही नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ऐसी कहानियां जो सुषमा तापा की कहानियां हैं वो इसलिए अभी तक जिंदा हैं क्योंकि वो जिस इमोशन, जिन रिलेशनशिप, जिस एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं वो ठूस ठूस के आपके पिछवाड़े में भरा हुआ है, हाँ। आपके और घर का दूसरा पीछे वाले कि कमरे में मौजूद है। और मुझे लगता है कि उसको लोगों ने नॉर्म मान लिया है, उसी को हाँ, नॉर्मल मान लिया है, इसलिए किसी को उससे कोई परेशानी नहीं, हाँ, इसीलिए कोई और हाँ जी, एक्सप्लॉयटेशन मतलब इस हिसाब से बड़ी चीज एक और मुझे लगती है कुछ कहानियों में, जो जिस तरह के किरदार उन्होंने लिखे हैं कि जो बहुत सारी ऐसी चीजों में बंधे हुए हैं जिसको अच्छाई बुराई से अलग हटके देखा जा सकता है। लाइक किसी को वो चीज एक रिवायत पे अमल करने वाला लग सकता है और किसी को वो चीज बहुत ही दकियानूसी लग सकती है। जैसे वो जो मुगल बच्चा का किरदार है कि एक आदमी सिर्फ इस बात में कि घूंघट तुम उठाओ, पूरी जिंदगी भर बीवी का चेहरा ना देखना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है कि बहुत जालिमाना या वैसा रवैया लगे किसी मर्द का, लेकिन ऐसा भी लगता है कि ये इन चीजों में क्यों फंसा हुआ है। तो उन्होंने सच्चाई से वो सारी चीज कोई पक्ष नहीं देती है, वो बहुत ज्यादा कभी पक्ष नहीं देती है। लाइक अगर उन्होंने मुगल बच्चे के बारे में लिखा है तो उसमें ऐसा नहीं लगता है वो उस पर कमेंट कर रही है, वो आपको एकदम वैसा ही फोटो खींच के दे दिया है। बिल्कुल, उन्होंने इसीलिए कहा ना कि वो फोटोग्राफर हैं, हाँ, वो जो देख रही हैं वो दिखा रही हैं, आगे आपकी मर्जी, आप उसको कैसे लेते हैं। जैसे छुई मुई जो कहानी है वो बहुत ही खूबसूरत कहानी मुझे इसलिए लगती है कि उसमें दो क्लास दिखाए हैं। एक तरफ वो है जो प्रेगनेंसी में एक औरत है नवाब खानदान की, जो इतने नखरे इतने सब चीज के सही से चढ़ेंगी भी नहीं, और उधर दूसरी औरत जो आती है ये वो उस ट्रेन पर वाली आपको कहानी है। आपको दया या वैसा भाव नहीं आता है, उस पर रहम वाली एक जो फीलिंग है वो नहीं आती, बल्कि ये आता है कि वाह, जैसे अगर वो मजदूर को दिखाएंगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा मेहनत करना कोई दया का पात्र है, ऐसा लगेगा ये एक ऐसी चीज है जो एडमायर करने वाली चीज है कि यार हम इतनी मेहनत क्यों नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, वो एक खूबसूरती है तो उनकी उसको राइटिंग। वो अच्छी रोशनी में दिखाती हैं, उसको एक एम्पावरिंग रोशनी में दिखाती हैं वो। वो उसको वैसा दिखा देती हैं, अब आप अपने नजरिए से उसे देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक नया आयाम खोलती है उसका। मुझे हमेशा ये लगा कि वो बेसिकली वो बच्चा है जो कोई जजमेंट नहीं करता है, लेकिन सिर्फ उघाड़ देता है। और इसकी एक वजह कहीं ना कहीं रूट में भी है कि बहुत सारी कहानियां उनकी ऐसी हैं जो उनके ऑब्जर्वेशन तो बचपन के हैं लेकिन उन्होंने काफी बड़े होकर लिखी, लेकिन वो कहीं ना कहीं एकदम नक्श थे वैसे ही जो बचपन में देखे हैं वैसे ही वो जमा थे दिमाग में, और उन्होंने बड़े होके बस उसको खाली लिखा है। और उन्होंने उनकी कुछ कहानियों के बारे में अपने ऐसे कहा है। बहुत सारी कहानियां अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बहुत सारी कहानियों में उनको आप देख पाएंगे, बिकॉज देर इज अ थ्रेड दैट यू कैन वो ऑब्जर्व खानदान को, गो उनके या माहौल को। इज रनिंग अक्रॉस। रविंदर जी, आप कुछ कहिए, आप बहुत चुपचाप बैठे हैं, म्यूट पे हैं। हाँ, अभी आ रही मेरी आवाज आपको? जी जी। मेरे ख्याल से मैं कहानी पढ़ने के बाद ठीक है, करना चलिए चाहिए, फिर मेरे आपकी पास एक कहानी। रेफरेंस होगा बात करने के लिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो आपका छोटा सा परिचय जो मुझे समझ में आया आपसे 2-3 बार बात करके कि आप मूलतः लेखक हैं, रविंद्र रंधावा। वैसे तो पंजाब से हैं, लेकिन आपकी पैदाइश और पढ़ाई दोनों झारखंड में हुई, और जिस जगह से हुई उसके बारे में मैं जरा और पता करना चाहूंगी, चित्तरंजन, क्योंकि मुखर्जी है मेरा सरनेम और चित्तरंजन के रसगुल्ले, तो इसलिए मुझे जरा सा वो कनेक्शन तो मैं आप बताइएगा कि वो चित्तरंजन क्या वही चित्तरंजन है, उन्हीं के नाम से है कि
चितरंजन वही चितरंजन जहाँ पे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मतलब जो सबसे फेमस जो वहाँ का जो सबसे फेमस चीज़ है कंटेम्प्रेरी इंडिया में। अच्छा और छोटा सा शहर है, इंडस्ट्रियल टाउन है। हालांकि मैं चितरंजन में पैदा हुआ था सिर्फ अस्पताल में। अच्छा मैं जिस तरफ रहता हूँ वो झारखंड है, फॉर्मर बिहार। मतलब मैं जब पैदा हुआ था तब वो बिहार था। अच्छा हमारे घर में और बंगाल और झारखंड में फ़र्क मुझे लगता है कि मुश्किल से शायद 100-150 मीटर का होगा। बस। हाँ, तो वो कल्चरली हम लोग दोनों तरह का हमको एक्सपोजर मिला। बंगाल का भी एक्सपोजर मिला, बिहार का भी मिला। वेरी नाइस। और तो आपने भूरा भी खाया और आपने रसगुल्ला भी खाया। बिल्कुल बिल्कुल। और चितरंजन की मिठाई बहुत फेमस है। मुझे लगता है बंगाल में जो सबसे बेहतरीन मिठाइयाँ मिलती हैं उसमें से एक शहर चितरंजन भी है। तो हम सब ताक में रहेंगे कि आप कब घर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रविंदर जी स्क्रीन राइटिंग करते हैं। आरक्षण और सत्याग्रह जैसी फिल्मों में उन्होंने सह लेखन का काम किया और फिल्मिस्तान और अनारकली ऑफ आरा के लिरिक्स लिखे। उनकी सबसे लेटेस्ट राइटिंग है हामिद। आई थिंक हम सब उसके बारे में जानते हैं और मेरी देखने की भी बड़ी इच्छा है। चलिए तो फिर आपसे कहानी सुनते हैं रविंदर जी। जी, आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं? मैं घूंघट सुनाऊंगा। अच्छा छोटी सी ठीक। कहानी है, मेरी बड़ी पसंदीदा कहानियों में से है। इसका जिक्र बल्कि अभी यासिर कर भी रहे थे। हाँ। जी। सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी। जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी रिंग आई थी। और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोजन बंद है। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदनी का गुब्बार मोहल्ला को सफेद चिंगारियां सी फूट रही। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वे 13-14 वर्ष की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंग। शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया। उनके हुस्न का एक ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा के लिए जाए, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दुल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर वैसे हुस्न और मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई पटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मान करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के खुदसर बिगड़े दिल पछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये वो जमाना था जब चू चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी, नाके कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हंसी थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, पर मजाकी की हद है। वो मगरूर है। दबी जबान से कहा, कैसे मालूम हो? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है। और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाए ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह के आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। इधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। शादी में डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दुल्हा का। इस पर काले मियाँ फन फना उठे। ऊपर से किसी ने चुपता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से न लिया।
मजाक ही समझ रहे तो छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीरे बरहना बने जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफेदी में ऐसी घोट डाले कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, दपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा इतना गुरूर। दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पाईबाग वाली खिड़की से कूद कर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मायके के दरमियान मोहल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछ गछ की गई, वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ तो नहीं सुना। अजब गाउदी, अम्मा कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है वो खुद घूंघट उठाएगी तो उठाएगी, नहीं तो चूल्हे में जाए। अम्मा अजब नामर्द, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे कि वो आगे की पेशकदमी करे। अजी लाहौल बुला हुआ। गोरी बी की माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐप था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेरा तो न देखा न सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी ना छोड़ी। और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। इस बीच नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप करने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई। मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूं, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सब ने गोरी भी को समझाया, देखो बन्नू, सारी उम्र का भुगतान है, शर्मो हया को रखो ताक में और जी खड़ा करके तुम ही अपना घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं है, वो तुम्हारे शौहर है, खुदाए मजाजी, उसकी फर्मा बरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, गुलाब जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी। आंखें बोझल थी, सांसें भरी थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने 20 राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर चिन मंडलाने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता, राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात को मिलकर सरंगी शाम का समा बनेगा। उनका तजुर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तस्वर दिल पर आरे चलाता रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरसती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छमुली भी नहीं। घूंघट उठाओ, घूंघट उठाओ। इस बार उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज में कहा, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो मैं फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाईबाग में कूद गए। इस रात के गए तो फिर वापस नहीं लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी। सुनवानी आई, दूल्हा आए। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तूरने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो कि जाओ, आ जाओ, कि दम निकल आए।
गोरी भी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबेदम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काली मियाँ ने नजा के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिरे। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं अकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियां तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफेद दुपट्टा खींच लिया। ये कहा। बहुत क्या खूबसूरत, बहुत बढ़िया, क्या लिखा है, वाह, कमाल। उफ, और आपने पढ़ी भी कमाल है। हाँ बहुत खूब पढ़ा आपने। शुक्रिया। ऐसे साइलेंट अत्याचार पता तो नहीं कितने हुए हैं। हाँ, चूंकि आप पूछ रही थी इसमें चुगताई के बारे, तो मुझे जो बड़ा खास लगता है उनकी राइटिंग में वो है दो चीजें। एक तो उनकी राइटिंग में एक शरारत है, विकेडनेस, मतलब ज्यादा करीबी शब्द है अंग्रेजी का। ज्यादातर कहानियों में उनका जो ह्यूमर है उसमें एक शरारत है, जो उस कहानी में भी मिलता है और जो कहानियां भी पढ़ी गई उनमें भी मैंने सुना। और दूसरा है जिस तरह से महिलाओं के किरदार उन्होंने लिखे हैं, बड़ा बाकपन है उन कहानियों में, किरदारों में। तो ये कहानी मुझे खास करके इसलिए बहुत पसंद आती है क्योंकि एक छोटा छोटा सा मेटाफर है घूंघट का, और वो पेट्रियार्की कितनी कुल मिला के कमजोर सी चीज है, कितनी वल्नरेबल सी चीज है कि दुल्हन का सिर्फ इस बात से इनकार करना कि वो घूंघट नहीं उठाएगी, या पहली बार जब उन्होंने कोशिश की घूंघट उठाने की और उनका एक रेजिस्टेंस रहा, और इतना बड़ा ईगो है उस आदमी का जो कि पेट्रियार्की ऑफ कोर्स फीड करती है कि 30 साल तक उन्होंने अपनी बीवी का घूंघट नहीं उठाया। छोटी छोटी चीजें हैं जो रिश्तों में आती हैं जब हम आसपास देखते हैं, जिनकी वजह से रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे ये कहानी बेहद पसंद है। एक छोटा मामूली सा मेटाफर लेकर इतनी बड़ी बात उन्होंने इस कहानी में कही है, पूरा मतलब पेट्रियार्की का पिटारा खोल के आपके सामने रख दिया है। और जो स्टाइल है उनका वो तो खैर, आप There's a fine line between sarcasm and being jovial. यस ऑफ और कोर्स। वो दोनों जो है दोनों को बहुत अच्छे से निभाते हुए लिखती है। हाँ, क्योंकि ये कहानी एक ट्रैजिक कहानी है, लेकिन इसका जो तरीका है बोलने का, उसमें एक मजा है, उसमें एक शरारत है। लेकिन जब आखिरी लाइन आप पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल हिल जाते हैं एक बार। मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन मुझे भी याद है कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने भी कुछ ऐसी चीजें सुनी कि भाई उन्होंने अपनी बीवी का मुंह नहीं देखा और उसको बड़े फक्र से कहते थे कि नहीं देखा, 15 साल देखा नहीं। तो वो हमारे सोसाइटी में बहुत सारी चीजें, जैसे एक पूरा निभाने का जो एक कॉन्सेप्ट है, भाई आप मतलब माएँ अपनी बेटियों को बोलती हैं, या फिर बाप भी अपने बेटियों को बोलते हैं कि शादी हो गई तो आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि वो पेट्रियार्कल कंडीशनिंग ऐसी होती है कि कई बार औरतें भी बोलती हैं कि देखो इन तमाम चीजों के बावजूद, मेरा पति मुझे मारता था या हमारे बीच प्रेम नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने निभाया है। तो एक मार्टर का जो पूरा एक आइडिया सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है पेट्रियार्की को लेकर, उसको इस्मत चुगताई ने जिस तरह से तोड़ा है, मुझे लगता है कि उस मतलब इस वक्त तो चलिए बहुत सारी जेंडर के अराउंड राइटिंग हो रही है, लेकिन उस वक्त लिखना है। अब मुझे एक चीज मुझे जो बहुत मैं सोचता हूँ कि वो क्योंकि आइडियाज भी तो हमको कहीं ना कहीं आते हैं, प्रोटेस्ट एज एन आइडिया भी एक कंडीशन से आता है। तो मैं सोचता हूँ उस जमाने में वो क्या पढ़ रही थी, किन लोगों के साथ थी, ये कहाँ से आ रहा था उनके जहन में, ये ख्याल कहाँ से आ रहे थे। तो बड़ा इंट्रीगिंग है वो मामला। एब्सोल्युटली, मतलब बहुत विजुअल कहानियां, जैसे इसकी शुरुआत जब होती है तो वो जो विजुअल है कि एक सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगलों के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी, बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती है। ये बहुत ही मतलब संगमरमर भी बोल रहे हैं और आप भद्दा भी बोल रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी लाइन है एक्चुअली, मैंने आज तक सुना नहीं कि कोई संगमरमर को भद्दा बोल रहा है।
तो बहुत खूबसूरत, बहुत विजुअल है, बहुत अंबर आप भारी। कहें, जी। अंबर अंबर से कह रही हूँ कि वो भी कुछ बताएं, आपका क्या टेक रहा है, आपको क्या लगता है कि कहाँ थे हम अभी, क्या हम वही हैं, थोड़ा आगे बढ़े हैं या पीछे और चले गए, क्या लगता है आपको? मुझे देखिए, अंबर। अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन अंबर, अच्छा। एक्सप्लॉयटेशन की जहां तक बात है तो अ, जैसा कि कौकब साहब ने बताया कि चेंज हो गया है, मतलब कि ज्योग्राफी चेंज हो गई है, आज के हालात बदल गए हैं अलग। लेकिन इनके किरदारों में एक चीज और भी मिलती है जो मैंने महसूस की है कि किरदार जो है उनको जैसे आम जिंदगी में भी, कि आपको लगता है कि सामने जो एक आप देख रहे हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, लेकिन उसको नहीं पता, उसे लगता है कि ये तो मेरी लाइफ है। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, हम तो, मेरे बाप ने ऐसा किया है, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मेरी औलाद भी ऐसा ही करेगी। मेवाराम। कोई कोई अगर समझाने भी जाए या उनकी आंखें खोलने या जगाने भी जाए तो वो मना कर देते हैं, कहने लगे भाई हम इसमें सुकून से हैं। तो उस तरह के किरदार भी कहानियों में मिलते हैं कि मतलब वो रह रहे हैं आराम से, लेकिन आपको लगेगा कि भाई ये तकलीफ में है, या किस आराम से इसने इस तकलीफ को ओढ़ा हुआ है या साथ लेके चल रहा है, चल रही, इस तरह के किरदार। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस्मत तापा की वजह से बहुत सारे घरों में बहुत ज्यादा तबाही भी मची होगी, औरतें जी जगी होंगी, कुछ मर्द भी जगे होंगे, बहुत तबाही मची होगी और बहुत गालियां भी पड़ी होंगी और बहुत आशीर्वाद भी मिला होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग शायद, जिसको कहते हैं देवदूत होते हैं, जो आते हैं ऊपर से, जो सिर्फ भला करने के लिए आते हैं, वो चाहे माध्यम कुछ भी हो, कुछ भी लिखें, लेकिन आई एम श्योर कि कम से कम उन्होंने झकझोर तो दिया समाज को। जी तो जितने साल उन्होंने लिखा, एक औरत का उस जमाने में ये कहना कि मुझे दफनाना नहीं, मुझे जला देना, वो मेरे ख्याल से सिर्फ इसीलिए कहा होगा कि उनको और ज्यादा रेबेल करना था, रेबेल कर। जस्ट टू प्रूव हर पॉइंट, दैट्स इट। जी। मुझे लगता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तो शायद वो ये भी कहना चाहती थी कि आई डोंट गिव अ डैम। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं आज भी पता नहीं कितने लोग हम में से इतनी ज्यादा स्पष्ट बात कह पाते हैं कि एटलीस्ट मैं शायद कहीं ना कहीं तो जरूर डरती हूँ। अब तो डरना ही पड़ता है, आज के हालात डरने वाले भी हैं। आज के हालात में कुछ कहने से, कुछ सोचने से, उसको एक्सप्रेस करने से, यू थिंक ट्वाइस, बिकॉज यू डोंट वांट टू एंड अप इन जेल। बट आई थिंक इस्मत आपा ने शायद अपना सब कुछ ताक पे रख दिया था, एंड शी वाज रेडी टू फेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई थिंक उनके लिए उस वक्त के हालात आज के हालात से भी और ज्यादा बुरे थे, बिकॉज मुश्किल है। वहां शी वाज एट रिस्क एट हर ओन हाउस विथ हर ओन पीपल। यहाँ तो विचारों का मतभेद है, आज के जमाने में अगर हम बात करें तो उसूल का मतभेद है या जो भी है, बट वहां पे तो बेसिक्स में ही प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ी बात कि उस कल्चर में, उस माशरे में औरतों का बोलना, बिल्कुल औरतों का बोलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो अपने रिबेल होने को जिस एक्सट्रीम पे जी रही थी, वो अगर आप स्टडी करेंगे ना तो आपको बार बार दिखाई देगा। मैं उनका एक इंटरव्यू एक बार पढ़ रहा था शायद कहीं, तो उनके वो जो सफेद बाल आपको दिखते हैं वो सफेद थे नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ये बाल जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से सफेद करवा लेती हूँ नाई से, क्योंकि काले बालों के साथ में किसी तवायफ जैसी दिखती हूँ। तो तो यंग एज में एक औरत का
बालों को काले करने के बजाय बाल सफेद कर लेना एक्चुअली अगर आप समझें तो अपने आप में रिबेल होने का ही एक सिंबल है बहुत बड़ा। बिल्कुल। और वो जो भी होगा वो होलिस्टिक होगा ना, हर जगह होगा, वो सिर्फ कहानियों में नहीं आएगा, वो आदमी ही ऐसा था। तो खैर 9 बज चुके हैं। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, और सबसे ज्यादा शुक्रिया शेफाली भूषण का, जिसने अंबर और कौकब से मिलवाया, और रविंदर से फिर रविंदर जी से किसने मुझे अंबर, शायद अंबर ने मेरा जी, नंबर कौकब ने, अंबर ने, अंबर ने मेरे ख्याल से आपने ऐसा जी मैंने मिलवाया था। और यासिर के साथ हम कुछ काम कर चुके हैं। यासिर ने लिटिल लैम्प के लिए कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। सो यासिर से मंटो देखने के बाद से वी बीन इन टच। सो आप सबसे परिचय होकर और बहुत अच्छा लगा, और हम फिर मिलेंगे, और लॉकडाउन खुलने के बाद मेरे घर पे मिलेंगे, क्योंकि किस्से कहानियां एक्चुअली घर पे और ऑफिस में हुआ करता है अक्सर इसका दौर। दो मिनट कहानियां चाय के साथ ज्यादा बेहतर लगती है। चाय नहीं, पूरे इंतजाम पकौड़ों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, चाय वाय टाई सबके साथ। सो मेरे लॉकडाउन के बाद वी मस्ट मीट, एंड सामने सामने हम थोड़ी गप्पाजी करेंगे और कहानियां भी पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी आपका भी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका। सालगिरह मुबारक, और आप सबको इस्मत आपा की कहानियां और उनके सिद्धांत मुबारक। आपको नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतने लोग सुन रहे हैं फेसबुक पर। फिर से हम आएंगे कुछ और नए रीडर्स, पुराने रीडर्स को लेकर दोबारा। पता नहीं कब, कौन से लेखक, किस लिए, क्या इवेंट, पता नहीं, एज we'll see as it comes। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट।